हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पांडला मीडिया में। और फिर नई जोश और उमंग के साथ आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश एसआई यूपीएसआई की भर्ती के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन सब के सॉल्यूशंस हम आपको इस सीरीज में प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। तो सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई में क्या क्या टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं यूपीएसआई में। तो बेसिकली यूपीएसआई के पैटर्न को हम थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। यूपीएसआई में जो पैटर्न है उसमें जनरल हिंदी, जी हाँ दोस्तों, जनरल हिंदी के 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आपका एक टॉपिक है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जीके। ये एक सेक्शन है दोस्तों जिसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है दोस्तों। और बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन के चक्कर में वो अपने तीनों सेक्शंस खराब कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको प्रिपरेशन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और जीके वाले पार्ट की भी कराएंगे आगे आने वाले टाइम में। बट आपको इसमें बहुत ही सूझबूझ से जो है टाइम अलोकेट करना है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना है। और ये एक सेक्शन है दोस्तों, इसमें आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आप श्योर नहीं हो सकते कि आपका क्वेश्चन सही आने वाला है या गलत होने वाला है। बट अगर आप हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, एक और दो सेक्शन और अगर हम जोड़ लें, तो इन सेक्शंस में अगर आप पूरी तरह से पढ़ाई कर लेते हैं दोस्तों तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थर्ड सेक्शन की बात करें तो न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। तो दोस्तों इससे भी अगेन 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीजनिंग सेक्शन से आपके अगेन 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं, रीजनिंग सेक्शन बोलते हैं इसमें। तो इसमें क्या बेसिकली रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। और रीजनिंग जो है, अगर आप एसएससी के पैटर्न से अगर थोड़ा फैमिलियर हो और बैंकिंग के पैटर्न से अगर फैमिलियर हो, तो ये दोनों का कुछ मिक्स है। इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने को, जो एसएससी में देखने को मिलते हैं जनरली, या हमें आप जो है बैंकिंग में देखने को मिलते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन मिलेगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे दोस्तों जो कि आपके जनरल इंटेलिजेंस पे, मतलब डायरेक्टली कुछ सिचुएशन या आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी, मतलब वर्बल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसको हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों जब हम इस सेक्शन के सॉल्यूशंस पे जाएंगे। अभी आज जो है इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल, मेंटल एंड मेंटल एबिलिटी, यानी कि जो क्वांट सेक्शन है आपका, उसके सॉल्यूशंस को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो 12 दिसंबर 2017 का जो पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसका न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी सेक्शन आज हम देखेंगे। उसके 40 के 40 क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशंस देखेंगे दोस्तों। और किस तरह से आपको एग्जाम हॉल में किस अप्रोच से उनको सॉल्व करना चाहिए, वो हम देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था इस पेपर में? क्वेश्चन था अलजेब्रा से दोस्तों। इफ y इक्वल्स टू 3 + 2√2 फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर -2। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको इसकी बतानी थी दोस्तों। तो आपको दिया गया है दोस्तों y इक्वल्स टू 3 + 2√2। अगर मैं 1/y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो दोस्तों ये हो जाएगी 1/3 + 2√2। ईजी। अगर मैं इसे फ्रैक्शनल, इसे रेशनलाइज कर लूँ दोस्तों, 3 - 2√2 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ और 3 - 2√2 की नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो दोस्तों ये बन जाएगा 1/y की वैल्यू ये हो जाएगी दोस्तों 3 का स्क्वायर a + b इंटू a - b का फॉर्मूला आपको पता है, a² - b²। तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 - 8 और ऊपर आ जाएगा 3 - 2√2, यानी कि हो गया 3 - 2√2। तो y की वैल्यू पता लग गई आपको, 1/y की वैल्यू भी पता लग गई। अब हमें पूछा गया दोस्तों y² - 1/y²। y की पावर -2 को मैं 1/y² लिख सकता हूँ। सो √2 इंटू y² - 1/y² की वैल्यू पूछी गई है, तो हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों ये हो गया y + 1/y और इंटू y - 1/y की अगर हम वैल्यू निकाल लें दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ये हो जाएगी दोस्तों वैल्यू √2 इंटू y + 1/y की वैल्यू बात करें अगर हम, तो ये हो गया 3 + 2√2 और 3 - 2√2। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों 3 और 3 6 इंटू 3 + 2√2 -3 माइनस इन दोनों को y और 1/y को माइनस करेंगे अगर हम, तो हमें मिलेगा दोस्तों 2√2 माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 अगेन। यानी कि ये टोटल आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 6 इंटू √2 इंटू 2√2, दैट विल बी इक्वल्स टू 4√2 दोस्तों, सॉरी। तो ये हो जाएगा दोस्तों 24 इंटू 2 यानी कि 48।
सो 48 यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया आपको देयर आर 3 बेल्स विच रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 30, 45 एंड 60 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली। इफ ऑल ऑफ देम रिंग टुगेदर एट 1 PM एट व्हाट टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन। तो इसमें हमें सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो 3 जो बेल हैं वो एक 30 सेकंड पे, एक 45 सेकंड पे और 60 सेकंड के रेगुलर इंटरवल पे बजती जाती हैं। मतलब कि हर 30 सेकंड में पहली बेल बजेगी, फिर हर 45 सेकंड में दूसरी बेल बजती है और हर 60 सेकंड में तीसरी बेल बजती है। तो हमें पूछा गया कि अगर वो साथ में एक साथ जो है 1 बजे दोपहर में 1 बजे बजी होंगी तो नेक्स्ट टाइम वो कितने बजे बजने वाली हैं। तो इस केस इन वाले क्वेश्चंस को आपको कुछ नहीं करना होता दोस्तों, आपको डायरेक्टली एलसीएम लेना है 30, 45 और 60 का। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका, अगर एलसीएम ले रहे हैं हम तो हम डायरेक्ट हो गया 60 इंटू 30 इसमें पूरी तरह से कवर हो गया दोस्तों, और 60 होता है आपका 15 4 60 और ये होती है 15 इंटू 3 यानी कि आपका 3। हाँ तो ये हो गया दोस्तों 180। एलसीएम आ गया आपका दोस्तों 180 इसका। बस आपको क्या करना है अब 180 सेकंड्स जो है, अब आपको पता लग गया कि हर 180 सेकंड पे वो तीनों एक बार दोबारा एक साथ बजेंगी। यानी कि पहली बार वो 1 PM पे बजे थे तो 180 सेकंड्स को लिख सकता हूँ मैं 3 मिनट्स, 180/60 यानी कि 3 मिनट्स, तो टोटल वो हो जाएगा 103 यानी कि 1:03 पे अगेन वो दोबारा से बजेंगे साथ में। इजी क्वेश्चन दोस्तों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। When a number is divided by 8, the remainder is 3. What is the remainder when the same number is divided by 2? तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है आपको? डायरेक्टली आपको रिमाइंडर दिया गया है 3, आपको बोला गया है कि एक नंबर को हम डिवाइड करते हैं 8 से। अगर मैं किसी नंबर को 8 से डिवाइड करूं तो उसका जो रिमाइंडर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 3। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आप डायरेक्टली n को ही वो ही मान लो जो रिमाइंडर है। यानी कि अगर मैं n को 3 ही मान लूँ तो मेरा रिमाइंडर 3 डायरेक्टली आ रहा है। अब पूछा गया आपको कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर मैंने 3 मान लिया था, तो 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो दोस्तों रिमाइंडर क्या आने वाला है? तो हो जाएगा 2 एकम 2 और बचेगा 1, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया व्हाट इज द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट व्हेन द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड एंड द स्पीड ऑफ द रिवर इज 20% ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट। तो स्पीड स्टिल वाटर में दोस्तों स्पीड ऑफ बोट कितनी दी गई है आपको? स्पीड ऑफ बोट दी गई है आपको 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको स्पीड ऑफ रिवर भी दी गई है दोस्तों। स्पीड ऑफ रिवर दी गई है आपको 20% स्पीड ऑफ बोट की, यानी कि 20% ऑफ 10, ये हो गया दोस्तों 2 मीटर पर सेकंड। अब आपको स्पीड ऑफ बोट पता है दोस्तों, स्पीड ऑफ रिवर पता है आपको निकालनी है डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है दोस्तों? डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है कि अगर हम प्रवाह के साथ साथ चलें, मतलब कि रिवर के फ्लो के साथ अगर हम चल रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी कि वो अगर आप फ्लो के साथ चल रहे हो, आप खुद ही सोचो दोस्तों, अगर आप फ्लो के साथ चलते हो रिवर में तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, यानी कि इन दोनों का एडिशन हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर, यानी कि इन दोनों का अगर आप ऐड कर दो तो आपके पास डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे हैं डायरेक्टली इन्होंने, कोई अभी तक हमारे पास जितने क्वेश्चन आए वो सारे इजी क्वेश्चन थे बट कंसेप्चुअल थे। आपने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, आपको पता है अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, उस टाइप के इजी क्वेश्चन बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। Now moving to the next question. Next question क्या कह रहा है दोस्तों? A certain sum of money at simple interest amounts to 12, 16 2 years and रुपीज 13, 15 5 years. Find the approximate rate of interest. ये आपको पूछा गया दोस्तों। तो इसको आप डायरेक्टली इजीली सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। किस तरह से? आप पूरा सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सब कुछ पूरा हर बार फॉर्मूला लगा के उस तरह से करो लॉन्ग मेथड में, उस तरह से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, एग्जाम में उतना टाइम मिलेगा नहीं आपको। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 2 साल में जो एक मनी है वो 1260 हो गई है और अगेन टोटल 5 साल में वो 1350 हो गई है, यानी कि 3 साल में कितना बड़ा होगा वो? 3 साल में दोस्तों इनका डिफरेंस ले लें हम, यानी कि 90। तो 3 ईयर्स में अगर 90 हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है दोस्तों, तो 1 साल में हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता होगा 30 रुपीज़ का। तो 30 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में मिल रहा है, यानी कि 2 साल बाद जो है 1260 रुपये हुए थे, यानी कि 2 साल पहले क्या हुआ होगा? इनिशियली जो है अगर हम बात करें तो 30 दूनी 60, यानी कि 60 माइनस कर दे तो हम 1200 रुपये जो है हमारे पास हो रहे होंगे। तो 1200 रुपये जो है दोस्तों 1260 हो जाते हैं और 1260 से 1350 हो जाते हैं 3 साल। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, तो रेट क्या हो जाएगा दोस्तों? रेट हो जाएगा आपका 30 रुपये 1200 पे 100 पे कितना
ये हो गया दोस्तों 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 2.5% का रेट है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको सम ऑफ रुपीज 2,50,000 is deposited for 3 years compounded annually at 4%, 5% and 6% for the first, second and third years respectively. What will be the amount at the end of 3 years? तो आपको पूछा गया दोस्तों कि एक अमाउंट हमने 2,50,000 का इन्वेस्ट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। पहले साल हमें 4% की ब्याज दर मिलती है, 5% की ब्याज दर दूसरे साल मिलती है और तीसरे साल हमें 6% की ब्याज दर मिलती है, जो कि कंपाउंडेड एनुअली हो रही है, मतलब कि प्रतिवर्ष लग रही है वो। तो दोस्तों आपको पूछा गया अमाउंट। तो आपको पता है दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है दोस्तों वो होता है आपका सक्सेसिव इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो होता है उसे ही हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पे ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ये है तो आपको सक्सेसिव इंटरेस्ट पता है, आपको 3 इंटरेस्ट अलग अलग पता है, तो आप डायरेक्टली चेन रूल यूज करके, सक्सेसिव के केस में हम चेन रूल यूज कर सकते हैं। और किस तरह से यूज करेंगे? जो आपका इनिशियल अमाउंट होगा वो होगा दोस्तों, वो सॉरी आपका जो फाइनल अमाउंट होगा दोस्तों, फाइनल अमाउंट होगा आपका वो इनिशियल अमाउंट इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये चेन रूल लगाएंगे हम और डायरेक्टली हमें पता लग जाएगा कि फाइनल अमाउंट क्या है। तो इनिशियल अमाउंट पता था दोस्तों हमें 2,50,000, रेट पहले साल में रेट था 1 प्लस 4/100, सेकेंड ईयर में रेट था आपका 1 प्लस 5/100, थर्ड ईयर में था 1 प्लस 6/100। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 4, 25, 5, 20, 3, 50, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 2,50,000 अपॉन इंटू ये हो गया 26/25 इंटू 21/20 इंटू 53/50। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो दोस्तों हो जाएगा 10,000, ये हो गया 5 दिन 10,000 से हम काटेंगे तो 3 जीरो कट जाएंगे, टोटल बचेगा 10। तो हमारे पास फाइनल बच गया दोस्तों 10 इंटू 26 इंटू 21 इंटू 53। तो इसकी दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए इसको दोबारा लिख लेते हैं दोस्तों, 10, 26, 21 और 53। अब पूरी की पूरी आपको वहाँ पे बैठ के कैलकुलेशन नहीं करनी है दोस्तों, वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इतना टाइम मिलेगा नहीं आपको। आपको जस्ट चेक करना है कि लास्ट यूनिट डिजिट पे क्या है, या लास्ट यूनिट डिजिट पे तो 0 आना ही है एक, तो वो तो सारों में है ही दोस्तों। तो सेकंड डिजिट पे हम चेक कर सकते हैं इन तीनों के प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट से। 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, यानी कि यूनिट डिजिट पे आएगा दोस्तों 8। अब 8 यूनिट डिजिट मतलब 8 आएगा 10 डिजिट पे, 10th डिजिट पे। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया, बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब आपको चेक करना है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्मार्ट खेलना है और हल्का सा अप्रोक्सीमेशन का यूज करके आप फाइनली आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। किस तरह से निकालना है? 53 को आप बना लो दोस्तों 55, 21 को 20 बना लो दोस्तों और 26 को बना लो 25। तो 25 दूनी 50, ये हो गया 500 इंटू 55, ये हो गया दोस्तों आपका 25 और ये 2,75,000, 2,75,000 आ जाएगा दोस्तों यहाँ से। और जो कि सबसे ज़्यादा क्लोज है 2,89,380 रुपीज़ के। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इफ 50% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू अनदर नंबर देन द रेशियो विल बी व्हाट? अगेन इजी क्वेश्चन। आपको बोला गया कि 50% एक नंबर का इक्वल है अनदर नंबर के, यानी कि मैं सपोज 2x से एक नंबर मान लेता हूँ, तो इसका 50% क्या होगा दोस्तों? इसका 50% हो जाएगा x। तो आपको पूछा गया है कि इन दोनों नंबर्स का रेशियो क्या है। ये हो जाएगा दोस्तों 2:1, सीधा सीधा 2x रेशियो x, यानी कि 2:1, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 201, 202, 203, 204 अप टू 260 डिवाइडेड बाय 9? तो ये दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के लिए आपको ओपन माइंड रखना पड़ेगा। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले अटैम्प्ट नहीं करे हैं तो आपको वहाँ पे किस तरह से अटैम्प्ट करना है, इनके लिए टाइम बचाना पड़ेगा। कुछ इजी क्वेश्चंस मिलेंगे हमें, काफ़ी सारे इजी क्वेश्चन मिलेंगे, तो जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनके लिए हम टाइम डेफिनेटली बचा भी सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है?
कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, पता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल बस आपको पता होना चाहिए, बेसिक बस इतना ही है ये। अगर आपको पता है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये है दोस्तों, अगर कोई भी नंबर डिवाइड होता है 9 से तो उसके सम ऑफ डिजिट्स जो है ना दोस्तों, सम ऑफ डिजिट्स भी डिविजिबल बाई 9 होने चाहिए। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बता सकते हैं दोस्तों कि अगर आप इन सबके डिजिट्स के सम निकाल लें दोस्तों और उसको डिवाइड कर लें तो जितना रिमाइंडर आएगा हमारे पास वो ही सेम रिमाइंडर ये डिजिट भी देगी। तो आपको दिया गया है 201 से लेकर 260 तक। तो ये अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो 201, 202 ये एक सीरीज बना रहा है दोस्तों, और जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम फॉर्मूला आपको याद होगा दोस्तों, वो होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये आ जाएगा दोस्तों, Sn की वैल्यू आ गई आपके यहाँ से। n टोटल टर्म्स कितनी है, 201 से 260 तक है, यानी 1 से 60, यानी टोटल 60 टर्म्स हो गई है। 60/2 इंटू 201 प्लस 260, तो ये आ गया दोस्तों 30 इंटू, ये हो गया आपका 200, 200, 400, 461। अगर हम बात करें इसकी तो इसके डिजिटल सम की बात करनी पड़ेगी। अगर सम ऑफ डिजिट्स यानी डिजिटल सम ही होता है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम डिजिटल सम निकालें तो डिजिटल सम का एक प्रॉपर्टी आपको और पता होगी, अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हैं दो नंबर्स का तो उनका जो टोटल प्रोडक्ट आएगा उसका जो डिजिटल सम होगा वो इनके इंडिविजुअल डिजिटल सम के प्रोडक्ट के बराबर ही होगा दोस्तों। इसका डिजिटल सम 3 है, इसका हो गया आपका 6 और 1 7 और 7 और 4 12, यानी 12 में अगर हम दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 और 4 10 और 10 और 1 11, 11 सॉरी, तो 11 प्लस यानी कि 11 का डिजिटल सम हो गया 2, तो 3 इंटू 2 यानी कि दोस्तों 6 जो है आपका फाइनल डिजिटल सम आया है। अगर डिजिटल सम 6 आया है दोस्तों, यानी कि इस टोटल का डिजिटल सम, इन पूरी की पूरी जो आपकी ये वैल्यू लिखी है उसका डिजिटल सम 6 आने वाला है। यानी कि आपका डिजिटल सम होना कितना चाहिए था दोस्तों, 9 होना चाहिए था, यानी कि 9 है नहीं, तो 6 जो है आपका डिजिटल सम आ गया है। तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि दोस्तों 6 हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, वही हमारा रिमाइंडर भी होगा, यानी कि 6 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ सम ऑफ डिजिट्स निकालनी है, जो सम ऑफ डिजिट्स होंगी वही आपका रिमाइंडर भी होगा दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है व्हाट परसेंटेज मस्ट बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सो दैट द प्रॉफिट ऑफ 20% इज ऑब्टेन्ड आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। तो इसमें लैंग्वेज के साथ खेला गया है इस क्वेश्चन में दोस्तों, बट आपको बड़े ही ओपन माइंडेड होके, वहाँ पे कूल माइंडेड होके सोचना है एग्जाम में कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आपको कहा गया कि व्हाट परसेंटेज मस्ट बी एडेड टू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में हम कितना परसेंटेज जोड़ दें कि जो हमारा गुड है वो 20% प्रॉफिट के साथ बिके और साथ में हम उस पर 10% डिस्काउंट भी दे दें। तो यानी कि दोस्तों वो कुछ नहीं पूछ रहा आपको, वो पूछ रहा है कि मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस में हम कितना जोड़ दें तो वो टोटल मार्क प्राइस बन जाए हमारा। तो आपको इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट डील करना है दोस्तों, सेलिंग प्राइस को बीच में लाएंगे ही नहीं हम, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज़ करना है मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, इनके रिलेशन को यूज़ करेंगे हम 100 प्लस माइनस प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो आपको पता है दोस्तों डिस्काउंट कितना दिया है आपको, 900 माइनस 10% दिया था, और प्रॉफिट दिया था आपको 20%, तो प्रॉफिट के केस में हम लेंगे प्लस दोस्तों, तो यानी कि ये हो गया आपका 100 प्लस 20 यानी 120%। ये हो गया आपका एमपी आपको दिया नहीं गया है अभी, सीपी जो है आपको पता नहीं है दोस्तों, बट आपको रिलेशन पता लग जाएगा यहाँ से। ये हो जाएगा दोस्तों 3 3 9 और 3 चौक 12, यानी कि एमपी अपॉन सीपी की वैल्यू आ गई दोस्तों 4/3। तो आपको यहाँ से ध्यान से पता लग रहा होगा दोस्तों, आप सीपी में क्या जोड़ें कि आपका एमपी बन जाए। आप सीपी में 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका एमपी बन जाएगा, यानी कि कितना परसेंटेज जोड़ दिया आपने, 1/3% जोड़ दिया आपने 100 पे, कितना दोस्तों डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से 33 सही, 1/3% अगर हम सीपी में जोड़ देंगे तो हमारा मार्क प्राइस बन जाएगा, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस पूरे के पूरे पेपर में सबसे सही और अच्छा क्वेश्चन जो था, सबसे मैं कहूँगा ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो है वो यही है दोस्तों इस पेपर का। और इस पेपर के इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, ये पेपर में आपको देखने में लगेगा बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बट इस क्वेश्चन को अगर आप सही तरीके से अटैम्प्ट करने नहीं बैठे तो आपका ये बहुत टाइम ले जाएगा, आपको अटका देगा यहाँ वहाँ पे आपके पेपर के टाइम पे। तो दोस्तों इसमें सिंपल क्वेश्चन है, बट अगेन अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए। आपको कहा गया एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ n पीपल
increases by 12% if Tarun and Arun are excluded. The total age of two new people, Rohit and Mohit, is same as that of Tarun and Arun. If Rohit and Mohit are added to the group of n people, then average age decreases by 4. Find the value of n पूछा गया हमें यहाँ पे. तो अगर मैं कहूँ दोस्तों n पर्सन जो थे उनकी एवरेज एज मैं मान लेता हूँ a थी. अब क्या हुआ कि आपने उनमें से 2 लोगों को हटा दिया, यानी कि n में से आपने 2 लोगों को हटाया दोस्तों, यानी कि अब कितने लोग बचे आपके n-2. तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों, a+12 हमें बताया गया. और लास्ट में क्या काम करा आपने, n में 2 लोगों को जोड़ दिया तो एवरेज जो है डिक्रीज हो गया, वो हो गया आपका a-4. अब आपको n की वैल्यू निकालनी है दोस्तों. यहाँ पे किस तरह से निकलेगी, अब मैं बात करूं पहले केस की, यानी कि पहले केस में जब हम 2 लोगों को हटा रहे थे, तो हम किसको हटा रहे थे, तरुण और अरुण को हम हटा रहे थे दोस्तों. तो हम तरुण और अरुण के वेट को मान लेते हैं दोस्तों W. बिल्कुल सही बात है, तरुण और अरुण के वेट को हम मान सकते हैं दोस्तों W. और रोहित और मोहित के वेट को मान लेते हैं हम दोस्तों P. तो अगर टोटल वेट की बात करूं मैं, यहां से मैं निकाल सकता हूं टोटल वेट जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा n इंटू ए, मतलब जितने लोग हैं और उनका एवरेज वेट a है तो n a टोटल वेट हो गया. तो अब मैं बात करूंगा दोस्तों n a में अगर मैं निकाल दूं w वेट, तो उनका एवरेज कितना हो जाता है, टोटल बंदे कितने बचे थे दोस्तों n-2, उनका एवरेज हो जाता है a+12. ये हो गई हमारी पहली क्वेश्चन दोस्तों. अब दूसरी क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम अब n a में अगर मैं p जोड़ दूं दोस्तों तो n+2 लोग हो जाते हैं और उनका एवरेज हो जाता है a-4. ये हो गई दूसरी इक्वेशन. अगर हमें एक चीज और बताई गई है दोस्तों कि टोटल एज ऑफ 2 न्यू पीपल रोहित एंड मोहित इज सेम एज दैट ऑफ तरुण एंड अरुण, यानी कि यहाँ पे w की वैल्यू p के बराबर है. तो जस्ट मेरे को w को इक्वल कर देना है p के. तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो दोस्तों w की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से w की वैल्यू आएगी n-2 को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा n-2 इंटू a+12 और ये na इधर चला जाएगा दोस्तों, na इधर ले आते हैं हम, na माइनस n-2 इंटू a+2 12, ये w की वैल्यू है. और अगर p की वैल्यू की बात करूँ मैं तो ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा n+2 इंटू a-4 और ये na इधर जाएगा तो अगेन माइनस na. अब ये तो w की वैल्यू है दोस्तों, ये p की वैल्यू है, हमें पता है दोनों की इक्वल है तो हम इक्वल कर देते हैं डायरेक्टली. और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा na माइनस na माइनस 12n माइनस माइनस प्लस 2a प्लस 24. ये हो गया दोस्तों na माइनस 4n प्लस 2a माइनस 8. तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा और लास्ट में माइनस na भी है. तो na से na यहाँ पे कट गया, na से na यहाँ पे कट गया दोस्तों. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, 24 और 8 ये इधर चला जाएगा तो ये 32 हो जाएगा दोस्तों, और इधर आ जाएगा तो ये 2a से 2a कट गया अगेन. अब बचा हमारा 12 माइनस 12n में से इधर जाएगा ये, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका टोटल 8n. तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई दोस्तों 32/8 यानी कि 4. तो n की वैल्यू हो गई है 4, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों. इसको आपने जो है ना, जितने भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो आप हमारे साथ बने हुए वीडियोस में, तो आप सबसे पहले तो कॉपी और पेन लेके बैठा करो दोस्तों. जब भी आप इस टाइप की वीडियोस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करने बैठते हो, पहले पॉज का बटन दबाओ, अपने आप सॉल्व करो उस क्वेश्चन को, आंसर आ गया आपका, फिर देन वीडियो को प्ले करो और चेक करो कि आपका सॉल्यूशन कैसा जा रहा है. तो दोस्तों इस तरह से अगर आप करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी हमारी, तब तक आप इतने तैयार हो जाओगे कि अगर आपने और अलग से पढ़ाई भी नहीं करी है, कोई प्रैक्टिस भी नहीं करी है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है और कंसेप्ट्स पढ़े हैं आपने, कंसेप्चुअल वीडियोस देखी हैं अगर आपने, तो उतना ही काफ़ी है आपका सिलेक्शन कराने के लिए दोस्तों. आपको क्वांट और रीजनिंग में मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड 52, 65 एंड 143. तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है जो कि सबको एग्जैक्टली डिवाइड कर दें. तो ग्रेटेस्ट फैक्टर पूछा गया है इनका हमारे से, ग्रेटेस्ट फैक्टर यानी कि HCF होगा दोस्तों. तो हमें HCF ही बताना है 52, 65 और 143 का. तो दोस्तों 52, 65 और 143 का
अगर आप डायरेक्टली पूरे पूरे फैक्टर्स निकाल के फिर एचसीएफ निकालने की सोच रहे हैं तो वो मत करिएगा दोस्तों, वो हो गया है बहुत पुराना तरीका। उस तरीकों को छोड़ दीजिए, जितना जल्दी छोड़ देंगे उतनी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, इनके डिफरेंसेस को निकालिए। तो फिर 65 माइनस 52 करोगे तो आप 13 आएगा, और 143 माइनस 65 करोगे तो आपका आ जाएगा 13 में से 5 गए 8 बचे, और दोस्तों ये हो गया आपका 13 में से 6 गए 7 बचे। तो दोस्तों आपको बड़े वाले को तो देखना ही नहीं है, बड़े वाला जो डिफरेंस आ रहा है उसको नहीं देखना है, छोटे वाला जो डिफरेंस है उसके जो फैक्टर्स हैं, यानी कि 13 के जो फैक्टर्स हैं, 13 के फैक्टर होंगे 1 और 13, तो इनका एचसीएफ या तो 1 होगा या तो 13 होगा। ऑप्शन में क्या दिया है, 13 दिया है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी तरह से दोस्तों आपको आंसर निकालना है सेकंड्स में और मार्क करना है और आगे बढ़ जाना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देयर आर टू सिमिलर ट्राइंगल, द साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल्स आर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द सेकंड ट्राइंगल इज 81 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो इसमें कहा गया कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, दो सिमिलर त्रिभुज हैं, उस जिसमें पहले त्रिभुज की आपकी जो रेखाएं हैं वो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, और दूसरा जो त्रिभुज है उसकी पेरीमीटर दी गई है आपको 81 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अदर ट्रायंगल की क्या क्या होंगी। तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए आप कि सिमिलैरिटी, अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, सिमिलैरिटी बहुत इजी क्वेश्चन है बट है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अगर आपने कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़े होंगे ना दोस्तों तो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले आपके। सिमिलैरिटी में क्या होता है दोस्तों, जो सिमिलैरिटी, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके जो साइड्स का रेशियो होगा, साइड फर्स्ट ट्राइंगल की साइड सेकंड ट्राइंगल की, वो इक्वल होगा आपका पेरीमीटर फर्स्ट ट्राइंगल का और पेरीमीटर सेकंड ट्राइंगल के। ये इक्वल होगा दोस्तों आपका ऑल्टीट्यूड्स के रेशो के बराबर भी, आपके परपेंडिकुलर्स के रेशो के बराबर, आपके एंगल बाइसेक्टर्स के रेशो के बराबर, मीडियंस के रेशो के बराबर। बट अगर एरिया की बात आई दोस्तों तो ये होगा एरिया फर्स्ट के एरिया अपॉन सेकंड के एरिया के अंडर रूट के बराबर। तो बस इतना ही याद रखना है, क्योंकि एरिया में दोस्तों क्वांटिटीज आ जाती हैं दो, यानी कि अगर आप एरिया की यूनिट को देखोगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इस टाइप से दिखेगा, साइड की यूनिट को देखोगे तो सेंटीमीटर में दिखेगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप चेक करना चाहो तो दोस्तों वो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो रिलेशन है वो इसी फॉर्म में डेवलप किया गया था। तो सिमिलैरिटी में ये आपको याद रखना है दोस्तों कॉन्सेप्ट। बस आपको क्या कहा गया इसमें अगर आपको साइड दी गई 2 3 और 4, अगर हम पेरीमीटर निकाल लें पहले वाले ट्रायंगल का तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 9 सेंटीमीटर और दूसरे वाले का है 81 सेंटीमीटर। तो इनका रेशियो क्या हो गया दोस्तों 1:9, 1/9 आ गया ना दोस्तों। तो अब आपको पता है कि आपकी साइड्स क्या क्या होने वाली हैं, तो इसकी साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 9 टाइम्स हो जाएगी। अगर पेरीमीटर 9 टाइम्स है तो हर साइड भी दूसरे वाले ट्रायंगल की वो 9 टाइम्स ही होगी, यानी कि 2 ने 18, पहले की थी 2 3 और 4, तो इसका हो जाएगा 2 9 18, 3 9 27, 4 9 36, यानी कि 18 27 एंड 36 सेंटीमीटर्स जो है आपकी दोस्तों साइड्स हो जाएंगी। 18 27 एंड 36, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा क्या गया आपको, आनंद और रवि जो है एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, रवि और चिन्मय 16 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, वाइल चिन्मय एंड आनंद कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 48 दिन। इन हाउ मेनी डेज रवि अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो दोस्तों आपको आनंद एंड रवि का टाइम दिया गया है, रवि एंड चिन्मय का टाइम दिया गया है, चिन्मय एंड आनंद का टाइम दिया गया है। ये टाइम दिए हैं दोस्तों आपको 12 डेज 16 डेज एंड 48 डेज। अगर आप इसका एलसीएम ले लें और एक वर्क को अज्यूम कर लें कि ये हमारा वर्क रहा होगा, तो हम इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों आपका 48 ही। तो 48 यूनिट्स हमने वर्क मान लिया। तो अब आपको सिर्फ एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी मतलब 1 डे वर्क। ये था आपका टोटल टाइम टेकन दोस्तों, ये हमने वर्क अज्यूम किया है, अज्यूम्ड वर्क है हमारा, हम इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करने वाले हैं। तो आपको पता लग गया दोस्तों कि अज्यूम्ड वर्क हमने 48 यूनिट्स मान लिया। तो एफिशिएंसी क्या होती है आपको पता होगा दोस्तों, वर्क डन जो होता है आपका टाइम टेकन इनटू एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी बोले तो 1 डे वर्क होता है। तो एफिशिएंसी यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम, 48/12 करोगे तो आपको 4 एफिशिएंसी मिल जाएगी A + R की, यानी कि आनंद और रवि की।
अगर आप रवि और चिन्मय की निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 यूनिट्स और ये हो जाएगी आपकी 1 यूनिट। एफिशिएंसीज को आप जोड़ और घटा सकते हैं इजीली। टाइम टेकन को आप जोड़ और घटाएंगे तो दोस्तों एक्चुअल टाइम्स नहीं आने वाले। तो एफिशिएंसी के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। तो यानी कि टोटल एफिशिएंसी अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ दें, a प्लस आर, आर प्लस सी और सी प्लस ए, तो हम निकाल सकते हैं ट्वाइस ऑफ a प्लस आर प्लस सी विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 3 प्लस 7 और 1 8। यानी कि ये एफिशिएंसीज हैं दोस्तों। तो एफिशिएंसी अगर हम बात करें a प्लस आर प्लस सी की तो हो जाएगी दोस्तों, ये इधर चला जाएगा यानी कि 2 4 8 4 यूनिट्स आ गई। अब हमें पता है दोस्तों a प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, वो है 1। तो a प्लस सी की अगर 1 है तो r की कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो एफिशिएंसी ऑफ r आ गई हमारे पास दोस्तों 3। अगर हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ r है, हमारे पास टोटल वर्क है, तो बता सकते हैं हम r यानी कि रवि कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, 48 वर्क है, 3 काम वो एक दिन में करता है। हाँ, तो 3 यूनिट काम वो एक दिन में कर देता है, ये है एफिशिएंसी का मतलब। यानी कि टोटल कितने दिन लगेंगे उसे, 16 डेज दोस्तों। तो 16 days is the right answer यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। हिमांशु रिसीव्ड अ कोडेड मैसेज CHANGTANGSANG व्हिच ही हैज टू डिसाइफर बाय फॉर्मिंग अ सिंगल वर्ड है दोस्तों यहाँ पर। देन ही knows the correct position of all the A's. Find the probability that he is able to decode the message correctly. तो दोस्तों मैं ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एकदम, इसमें आपको डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आप उसको यूज़ कीजिए और डायरेक्टली आपका आंसर भी आ जाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास n अल्फ़ाबेट्स हैं तो उससे आप टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हो, नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल जो होंगे दोस्तों वो होंगे आपके टोटल n फैक्टोरियल। बट अगर n ये अल्फ़ाबेट्स तब हैं जब n सारे डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हों। तो अगर n टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें एंड उस n अल्फ़ाबेट्स में से आउट ऑफ विच अगर a अल्फ़ाबेट्स जो हैं आपके सेम हैं और b अल्फ़ाबेट्स सेम हैं। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपके पास हो सकता है 4 S हों तो यानी कि यहाँ पर 4 अल्फ़ाबेट्स सेम हो जाते हैं तो a की वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगी। इस तरह से बता रहा हूँ मैं। तब क्या होगा दोस्तों, तब होगा आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल जो फॉर्म होंगे इससे वो होंगे n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल अपॉन b फैक्टोरियल। तो अब हमें यहाँ पे कहा गया कि इस लेटर में जितने ए हैं वो हम उनकी पोजीशन हमें एग्जैक्टली पता है हिमांशु को, तो हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे दोस्तों, उनको हम हटा देते हैं। अब बचे कितने वर्ड्स हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 वर्ड्स हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे n की वैल्यू कितनी हो जाती है दोस्तों, n की वैल्यू हो गई हमारी 10 फैक्टोरियल अपॉन, अब a की वैल्यू ढूंढनी है मतलब a फैक्टोरियल की वैल्यू। तो इसमें c कितना है दोस्तों, c 1 है, यहाँ पर लिखते चलते हैं हम, c 1 है। देन बात करें h की तो h भी टोटल दोस्तों 1 है। देन n की बात करें हम तो n 1 2 और 3, टोटल 3 n है यहाँ पर। देन g की बात करें दोस्तों तो g भी आपके 1 2 और 3 g हैं। देन t की बात करें तो t 1 है दोस्तों। देन आपका s की बात करें तो s भी 1 है एंड दैट्स इट। तो आपके दोस्तों 10 लेटर 10 अल्फ़ाबेट्स में से आपके टोटल 3 अल्फ़ाबेट्स और 3 अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सिमिलर हैं, यानी कि n 3 है और g 3 है। यानी कि हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई और b की वैल्यू यहाँ पर अगेन 3 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल जो है आपका, ये हो गए नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल, नंबर ऑफ वर्ड्स जो कि इससे बन सकते हैं अगर आपको a की वैल्यू पता हो दोस्तों, ए अल्फ़ाबेट के पोजीशन पता हो दोस्तों। अब आप बात आती है हमारी प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। तो हमारे टोटल आउटकम्स हैं और फेवरेबल आउटकम क्या होगा, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट एक वर्ड जो कि कोडेड मैसेज है, तो वो एक आपका प्रोबेबल फेवरेबल आउटकम आ गया। और टोटल आउटकम्स जो गए आपके हो गए दोस्तों 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस 3/5 की पावर x इक्वल्स टू 81 अपॉन 625 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर x। तो ये अगेन एक इजी क्वेश्चन है, जितना इजी क्वेश्चन उतना कम टाइम देंगे हम दोस्तों।
3 की पावर x की वैल्यू 81/625 दी गई है। 3 की पावर 4 आपको पता है दोस्तों, इसको 81 को लिख सकता हूँ 81/625 को 3 की पावर 4/5 की पावर 4। तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली कंपेयर करके आप 4 निकाल दोगे। आपको पूछा गया 4 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, वो होती है आपकी 256, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आपको एक ट्रेन रन कर रही है स्पीड एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 24 seconds टू पास अ टनल। आल्सो इट टेक 15 seconds to pass a man walking at 6 km per hour in the same direction as the train is going. Find the length of the train and length of the tunnel. तो दोस्तों एक ही फॉर्मूला याद रखना है आपको, डिस्टेंस टाइम स्पीड डिस्टेंस के फॉर्मूले अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, बस यही है दोस्तों पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस में। तो इसमें किस तरह से अप्लाई करना है बस वही आपको देखना है दोस्तों। आपको कहा गया है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन चल रही है, उसको 24 सेकंड लगते हैं एक टनल को पास करने में और उसको 15 सेकंड लगते हैं एक आदमी को मैन को पास करने में जो कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो दोस्तों अगर इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता लग गई है तो आप मैन की लेंथ जानते हो कि मैन की लेंथ ट्रेन के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगी, तो हम मैन की लेंथ को नहीं मानेंगे। तो मैन को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितनी लेंथ चलनी पड़ेगी, ट्रेन की खुद की ही लेंथ ट्रेन को कवर करनी पड़ेगी दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर को हम वो कर लेते हैं 60 और ये 6 किलोमीटर पर आवर है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी मैन और ट्रेन की हो जाएगी दोस्तों 60 - 6 यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं दोस्तों मीटर पर सेकंड में, 54 × 5/18 ये हो गया 18×54 और 15 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ गई दोस्तों। अब रिलेटिव स्पीड आ गई है, हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस यानी क्या होगा दोस्तों, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन ही तो चली है उसने कवर करने के लिए, लेंथ ऑफ ट्रेन होगी उसकी डिस्टेंस। स्पीड आपको पता है 15 है, टाइम उसने 15 सेकंड लिया, यानी कि हम बोल सकते हैं 225 मीटर जो है लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। देन हमें निकालनी है लेंथ ऑफ टनल। तो लेंथ अब जो 24 सेकंड में वो डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन, वो क्या कर रही होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि 225 मीटर तो कवर कर ही रही होगी, साथ में लेंथ ऑफ टनल भी कवर कर रही होगी दोस्तों, जो कि होगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलिए, यानी कि 60 × 5/18 इंटू टाइम कितना लिया दोस्तों उसने 24 सेकंड। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 36 18 6 दही 60 3 अट्ठे 24 8 पंजे 40 यानी कि टोटल 400 मीटर। 225 प्लस लेंथ ऑफ टनल हो गया 400 मीटर। तो यहाँ से आपका दोस्तों लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 400 - 225 यानी 175 मीटर्स। सो 175 मीटर्स एंड 225 मीटर्स जो है आपकी लेंथ हो गई, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टू फ्रेंड्स x and y are 500 किलोमीटर अपार्ट। x takes his car and move towards B at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर and y takes his bike and moves towards A at 50 किलोमीटर पर आवर। If x started at 9 AM and y started at hour later, at what time do they meet? तो दोस्तों आपको कहा क्या गया है, दो फ्रेंड्स हैं x और y और वो खड़े हैं दो अलग अलग डिस्टेंस पे, मतलब उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है 500 किलोमीटर है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो आपको कहा गया कि x यहाँ से चलता है और y यहाँ से चलता है दोस्तों। अब x चलता है दोस्तों 1 घंटा पहले, यानी x चलता है 9 AM पे और y चलेगा आपका दोस्तों 10 AM पे। x चल रहा है आपका 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड y चल रहा है दोस्तों आपका 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको पूछा गया है कि व्हाट टाइम डू दे मीट। तो दोस्तों 1 घंटा पहले चला है वो, तो सिर्फ और सिर्फ x चलता रहा होगा उस घंटे, यानी कि x 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर उसकी, यानी कि इसका मतलब क्या है 60 किलोमीटर वो 1 घंटे में चलता है। तो हमें यही बताना था 1 घंटे में कितना चलेगा वो, 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलता है, तो उसने 60 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। अब बचता डिस्टेंस दोस्तों 440 किलोमीटर की बात, 440 किलोमीटर। तो 440 किलोमीटर अगर उसका डिस्टेंस बचा है दोस्तों, तो अब टोटल 440 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है और 10 बज चुके हैं, 10 AM यहाँ पे है, 10 AM यहाँ पे है, यानी कि दोनों अब सेम टाइम पे चलने वाले हैं, एक्स बी और वाई बी। अगर हम बात करें 60 किलोमीटर अगर हमने हटा दिया 9 बजे से पहले का, तो 10 बजे एक्स और वाई एक साथ चलना शुरू करते हैं एक दूसरे के आमने सामने, यानी कि रिलेटिव स्पीड जो है आपकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती है दोस्तों, ऐड, यानी कि 60 + 50 दैट विल बी इक्वल्स टू 110 किलोमीटर पर आवर।
तो ये रिलेटिव स्पीड हो गई हमारे पास। टोटल डिस्टेंस जो चलना है हमें इन दोनों को 440 किलोमीटर चलना है। तो आपका जो टाइम होगा, मीटिंग टाइम जो होगा वो हो जाएगा दोस्तों 440 अपॉन 110, यानी कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 4 घंटे बाद जो है वो मिलेंगे। यानी कि 9 बजे से जो है टोटल कितना, 1 घंटा तो ऑलरेडी हो गया था यहाँ पर और 4 घंटे यहाँ पे हो गए दोस्तों इनको, तो 9 बजे से टोटल 5 घंटे, 5 घंटे बाद मिलेंगे। या ऐसे कह सकते हो आपकी 10 बजे के से 4 घंटे बाद मिलेंगे ये। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोस्तों 9 5 प्लस 5 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। 14 का मतलब होता है 2 PM, 2 PM, 14 बजने मतलब 2 PM। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया हमें द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इंक्रीज बाय 50% एंड 75% रेस्पेक्टिवली, एक्सप्रेस द ओरिजिनल वॉल्यूम एज अ परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड। तो दोस्तों साथ साथ आप लगाते भी जा रहे हैं इन क्वेश्चंस को, ये ध्यान रखिए, पॉज कीजिए, लगाइए क्वेश्चन एंड देन चेक कीजिए अपना आंसर कितना आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह से चलना है हमें, प्रॉपर इंटरेक्ट करके वीडियो के साथ इंटरेक्ट करना है दोस्तों आपको। ये साथ में आपकी प्रैक्टिस हो रही है, तो आप प्रैक्टिस करते करते साथ में कीजिए। और आप चाहिए तो आप अपने जो आंसर आते हैं उनको एक साइड में लिखते चलिए और बाद में आप मैच भी करते जाइएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा आपके पास अगर यही पेपर आया होता तो आपके कितने मार्क्स आए होते दोस्तों। तो इसी जोश के साथ स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। क्वेश्चन में क्या कहा गया, रेडियस और हाइट जो है इंक्रीज हो जाती है, रेडियस 50% और हाइट जो है सिलेंडर की 75%। तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पता होगा दोस्तों। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इसमें रेडियस 2 बार और हाइट 1 बार आता है। तो इन क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, रेडियस है आपका और हाइट, रेडियस में कितना चेंज हो रहा है 50% को हम लिख सकते हैं दोस्तों। ये परसेंटेज को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए दोस्तों। 50% को हम लिख सकते हैं 1/2 और 75% को लिख सकते हैं हम 3/4। तो रेडियस जो है दोस्तों इंक्रीज हो रही है, यानी कि 2 से, अगर 2 रेडियस मान लें हम तो 2 से 3 हो गई होगी। और हाइट जो है आपकी अगर हम 4 मान लें तो 4 से 7 हो गई होगी। अब रेडियस 2 बार है यहाँ पे, तो रेडियस का हम स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका। और रेडियस इंटू रेडियस का होल स्क्वायर इंटू हाइट है वॉल्यूम में, तो हम रेडियस इंटू हाइट कर लेंगे, ये आ जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4 चौक 16 और 3 3 9 7 63। तो अब हमें यही पूछा गया था दोस्तों कि 16 जो है वो 63 का कितना परसेंट है। इंटू 100 कर देते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1600 अपॉन 63। इसको हम 3 से अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। इसको हम 6 और 1 7 और 2 9, 9 से डिविजिबल बना लेते हैं। आपको पता है 9 से 63 डिवाइड होता है, 9 7 63। ये आ गया दोस्तों आपका 9 एकम 9, बचा आपका 7 और ये हो गया आपका 9 7 63 और बचा अगेन 7 9 8 72। तो हो गया दोस्तों आपका 178/7। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 और बचा आपका 38, 7 पंजे 35 पॉइंट 7 चौक 28, 25.4% के अप्रॉक्स जो है इसका आंसर आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी में है हमारा। तो ऑप्शन बी को मार्क कीजिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। On selecting a 3-digit number at random, what is the probability of selecting a number which is divisible by both 5 and 9? बोथ 5 एंड 9 से डिविजिबल है और 3 डिजिट का नंबर है दोस्तों, तो ऐसे सारे नंबर्स आपको पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो 5 और 9 से जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो, वो ऐसा नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या होगा दोस्तों, वो एलसीएम होगा 5 और 9 का, नो डाउट, यानी कि 45 होगा। अब ये 45 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर तो है नहीं, तो 45 का मल्टीपल, पहला 3 डिजिट नंबर जो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर और 45 का मल्टीपल होगा दोस्तों आपका 45 इंटू 3, 45 इंटू 2 90 होता है, तो 45 इंटू 3 हो जाएगा आपका दोस्तों 135। तो 135 और नेक्स्ट चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, लास्ट तक आपका 999 से पहले वाला जो नंबर होगा वो। तो 999 को देखते हैं हम कि 45 से अगर हम 999 को डिवाइड करें तो कितना आपका आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। या हम बात करें तो 45 टू जन, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं दोस्तों जैसे हम स्कूल में करते थे। 45 टू जन 90, बचा 9, 99, 45 टू जन 90, रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, रिमाइंडर बचा है 9, यानी कि 999 में अगर हम 9 माइनस कर दें तो 990 जो है वो आपका डिविजिबल होगा 45 से। तो 990 अगर 45 से डिविजिबल है तो 990 जो है सबसे लार्जेस्ट डिजिट हो जाएगी जो 45 से डिविजिबल होती है, और 135 जो है सबसे छोटी डिजिट हो जाएगी जो 45 से डिविजिबल होती है। तो बस आपको नंबर ऑफ टर्म्स ही बतानी है और कुछ नहीं बताना है यहाँ पे दोस्तों। आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम an = a + n - 1 × d, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है दोस्तों। तो
ए एन कितना है 990 लास्ट टर्म, यानी ए कितना है फर्स्ट टर्म यानी 135, एन हमें निकालना है -1 इंटू डी आपको पता है दोस्तों कॉमन डिफरेंस यानी 45। इसको हम सॉल्व करें तो दोस्तों ये आ जाएगा 10 में से 5 गए 5 बचे, और आपका 8 में से 3 गए आपका 5 बचे, और ये हो गया 55/45 दोस्तों n-1। तो ये फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 45 बन जा 45, और ये चलेगा आपका 9 टाइम्स। तो n की वैल्यू आ गई आपके यहाँ से 20, n आपका 20 आ गया दोस्तों। n अगर आपका 20 आ गया तो आपको पता है n 20 है, प्रोबेबिलिटी अगेन आपको पता है दोस्तों, क्या बताई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारे 20 हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम होंगे दोस्तों 100 से लेकर 999 तक जितने नंबर हैं वो सब के सब हमारे 100 से लेकर 999 तक कितने नंबर्स होंगे दोस्तों, अगर हम 100 को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो हो जाएंगे टोटल दोस्तों 900 नंबर। इसको अगर हम सॉल्व कर लें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 145 यानी कि 1/45। तो 1/45 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक्सप्रेस 0.222 एज अ फ्रैक्शन। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, सब मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ दोस्तों, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपका 0.222 इसको आप लिख सकते हो 0.2 बार, तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना होता इसमें, आपको करना क्या है, सारे पॉइंट्स हटा दीजिए, जो वैल्यू लिखी हुई है उसको सीधा सीधा लिख लीजिए 2, और उसके बाद अगर पॉइंट के बाद मतलब कितने पे बार हैं, सिर्फ एक डिजिट पे बार है पॉइंट के बाद, तो सीधा उसके लिए 9 लिख लीजिए, तो ये 2/9 इसका सही आंसर होगा। और इसका मैं बेसिक भी बता देता हूँ आपको, 0.22222 इस तरह से लिखा हुआ है आपको, तो इसको आप मान लो x, इसकी मल्टीप्लाई अगर आप 10 से करोगे तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, पॉइंट एक पॉइंट सरक जाएगा, यानी कि 2.22222 ये फर्दर चलता जा रहा है इन्फाइनाइट तक। तो अगर आप 10x में से x को माइनस कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 9x, और 2.2222 से 0.2222 माइनस कर लें तो ये वाला पार्ट जो है दोनों में से हट जाएगा, यानी बचेगा 2, यानी x की वैल्यू आ गई दोस्तों 2/9, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर क्वेश्चन। तो इसमें कहा क्या गया, इसमें नॉर्मली शॉपकीपर डिसऑनेस्ट होता था, यहाँ पे क्या हुआ कि होलसेलर जो है शॉपकीपर जहाँ से खरीदता है वो भी डिसऑनेस्ट निकला, तो जो शॉपकीपर था उसको हो गया नुकसान दोस्तों। वो क्वेश्चन में बताया गया हमें, ट्रेडर गोज टू अ होलसेलर टू बाय 500 kg ऑफ मर्चेंडाइज, द होलसेलर हैज अ वेइंग बैलेंस दैट रीच 1200 ग्राम फॉर अ kg, लेटर द ट्रेडर सेल्स 5 kg टू अ कस्टमर आफ्टर मार्किंग अप हिज कॉस्ट प्राइस बाय 25%. Without realizing that he was cheated by a wholesaler, what is the net gain or loss percent for the trader approximately? तो इसमें कहा क्या गया दोस्तों, ट्रेडर जाता है होलसेलर के पास, ट्रेडर जाता है दोस्तों आपका होलसेलर के पास कि भाई मुझे 500 kg सामान चाहिए, तो अब वो जो होलसेलर है वो है आपका डिसऑनेस्ट, और वो करता क्या है कि उसका जो वेइंग बैलेंस है वो 1200 ग्राम दिखा देता है, जबकि उस पे 1 किलो रखो तो ही, तो मतलब वो 1 किलो का सामान देता है और बोलता है कि मैंने 1200 ग्राम दे दिया। लेटर ट्रेडर क्या करता है, 5 किलो जो है वो कस्टमर आता है उसके पास, वो उसे कहता है कस्टमर की मुझे 5 किलो सामान दे दो, तो उसको नहीं पता अभी तक होलसेलर को कि वो चीट हुआ है, तो वो उसके बाद क्या करता है, वो काम करता है कि वो जो कॉस्ट प्राइस जिस कॉस्ट प्राइस पे वो लेकर आया था उस पर 25% रुपये बढ़ाकर कस्टमर को दे देता है। तो अब पूछा गया हमें कि व्हाट इज द नेट गेन और लॉस परसेंट फॉर द ट्रेडर। तो दोस्तों इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसको मैं आपको दो तरीकों से बताऊंगा, बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से भी और एकदम ट्रिक तरीके से भी, कि डायरेक्ट आप देखते ही इसका आंसर निकाल दो। तो पहले चलते हैं दोस्तों बेसिक तरीके से। अब हुआ क्या है यहाँ पे, अब होलसेलर ने क्या काम किया, होलसेलर ने लेट सपोज हमने मान लेते हैं हम 1 ग्राम का प्राइस जो है 1 रुपये है, होलसेलर ने कहा कि 1200 ग्राम है अभी वेइंग मशीन पे, बट एक्चुअली में तो 1000 ग्राम ही था। होलसेलर को पता लगा कि 1200 ग्राम है तो वो 1200 ग्राम के 1200 रुपये देगा, सही बात 1200 रुपये देगा, बट उसे मिला कितना दोस्तों, 1000 ग्राम मिला, पूरा 1200 ग्राम नहीं मिला, तो 1000 ग्राम का 1200 रुपया देख कर आया वो। अब ये हो गया दोस्तों 1000 ग्राम का 1200 रुपया, यानी कि ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। अब 1000 ग्राम को अगर वो बेचने जाएगा तो वो कितने का बेचेगा दोस्तों, उसने कहा है 25% के प्रॉफिट पे बेचना है उसको, बट उसको ये नहीं पता था कि वो ठगी हो चुकी उसके साथ, तो 25% के प्रॉफिट पे, यानी कि 1 रुपये पे 25% यानी 1.25 रुपीज़ का बेचेगा 1 ग्राम को, यानी 1000 ग्राम को बेच देगा दोस्तों वो 1250 रुपये में। ये हो गया दोस्तों उसका सेलिंग प्राइस।
अब आपको पता लग गया सेलिंग प्राइस, आपको पता लग गया कॉस्ट प्राइस, आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है दोस्तों? 1200 रुपये पे हो रहा है। 100 पे कितना? इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 12 चौक 48 और ये हो गया आपका दोस्तों 12 कम 12 और आपका 12 सत्ते 84, 12.6666 चलता चला जाएगा ये। तो 4.16666 को हम लिख सकते हैं 4.17%। तो ये हुआ दोस्तों बेसिक अप्रोच। अब चलते हैं हम एकदम सॉलिड अप्रोच, सॉलिड तरीके की तरफ, एकदम क्विक अप्रोच। कैसे करना है आपको? आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि प्रॉमिस्ड प्राइस क्या था। प्रॉमिस्ड प्राइस, प्रॉमिस्ड वेट या प्रॉमिस्ड प्राइस जो है वो चेक करना है आपको। अब जो है आपका होलसेलर क्या लेने गया था? होलसेलर लेने गया था आपका टोटल 1200 ग्राम, बट लेके क्या आया वो? 1000 ग्राम। तो होलसेलर के हिसाब से जो है ये लिखेंगे हम, होलसेलर के हिसाब से ये लिखेंगे हम ट्रेडर के हिसाब से। ट्रेडर के हिसाब से 1000 ग्राम दिया गया उसे, बट होलसेलर के हिसाब से 1200 ग्राम। तो हमेशा जो है आपको क्या करना है दोस्तों, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए। आपको जो टोटल लॉस इन वैल्यू हुआ है, लॉस इन वैल्यू अपॉन प्रॉमिस्ड वैल्यू, प्रॉमिस्ड वैल्यू, बस ये लिखना है। लॉस इन वैल्यू, कितनी वैल्यू उसे कम मिली? 200 ग्राम कम मिला। मिलनी कितनी चाहिए थी उसे? 1200 ग्राम मिलनी चाहिए थी। वो ऐसा सोच के गया था। 100 पे कितना परसेंटेज? अब हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो दोस्तों इंटू 100 कर लेंगे बस सीधा सीधा। ये आ जाएगा दोस्तों 4 तिया 12 और ये 4 पंजे 20, 50/3% आ गया दोस्तों। अब आपको ये पता लग गया कि यहाँ पे इतना लॉस हुआ है किसको? होलसेलर को। होलसेलर को लॉस हुआ है 50/3% का, और होलसेलर अब चाहता है कि वो 25% कॉस्ट, 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है वो, जबकि उसे पता नहीं कि उसको लॉस हुआ था। यानी कि आप बोल सकते हो कि सक्सेसिव परसेंटेज का अगर आप फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे डायरेक्टली, सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव प्रॉफिट या सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दो। होता क्या है दोस्तों सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यानी कि आपको यहाँ पे x, यानी कि यहाँ पे लॉस हुआ है तो यानी माइनस साइन लेके चलेंगे हम, यानी -50/3% प्लस 25% प्लस 25 इंटू 50/3, यानी कि ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा आपका दोस्तों 25 इंटू 50/300। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 25 माइनस 50/3 हो जाएगा आपका दोस्तों 25 या 75 और 75 माइनस 50 यानी कि 25/3। तो 25/3 और ये आपका यहाँ से आ गया माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू 2, 2 तिया 6, 25/6, तो ये हो गया 25/6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप दोस्तों आ जाएगा आपका 25 बटे, जो हो गया 6। अगर हम एलसीएम लेंगे तो दोस्तों हो जाएगा आपका 25 दूनी 50, 50 माइनस 25 यानी 25/6। तो इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 6 चौक 24.1.6। तो अगेन आपका यहाँ से भी वही आंसर आ गया 4.17% का गेन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको हमने दोनों मेथड से समझ लिया। आपको जो भी मेथड समझ में ज़्यादा अच्छे से आए या जिस पे आपका कमांड हो उस मेथड को यूज़ कीजिए। मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप क्विक अप्रोच पे एक बार कमांड बना लें, एक बार आपको थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस की, आपको कमांड बन जाएगी एक क्विक अप्रोच पे। और अगर आपकी कमांड बन गई तो आप देखते ही क्वेश्चंस को उड़ा देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 15 मोर देन द 1/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो आपको बोला गया है एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। हम मान लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स n-1, n और n+1। अब आपको बोला गया कि एवरेज है इनका। एवरेज अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या होता है? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर्स। तो n-1 प्लस n प्लस n-1, n+1 सॉरी, अपॉन 3 की वैल्यू दी गई है आपको 15 प्लस 1/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर। जो जो कहा गया है हमें वही वही करते जाएंगे दोस्तों, 1/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर। इसको हम टोटल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 से 1 कट गया, यानी कि 3n/3, यानी n विल बी इक्वल्स टू 15 प्लस 1/3n माइनस 1/3। ये हो गया दोस्तों आपका 2/3n इक्वल्स टू 15×3 = 45, 45 माइनस 1 हो गया आपका 44/3। 3 से 3 गया, n की वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी 22। आपको पूछा गया लार्जेस्ट नंबर, वो है n+1 यानी 22 + 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 23। तो दोस्तों 23 इसका सही आंसर भी होगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन। अमीन, बादशाह एंड शैज
कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 90, 40 और 12 दिन रेस्पेक्टिवली, बट दे डिसाइड टू वर्क वन एट अ टाइम ईच डे एंड रिसीव 242 आवर्स देयर रेम्यूनरेशन, फाइंड द अमाउंट ईच पर्सन गेट्स। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है दोस्तों देखने में, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आपका टाइम लेगा दोस्तों, टाइम टेकिंग है, बट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है वो हम देखेंगे कम से कम टाइम में हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों बताया गया 90 दिन, 40 दिन और 12 दिन रेस्पेक्टिवली लेते हैं लोग। तो मैं बोल सकता हूँ 90, 40 और 12, इनका अगर मैं कॉमन एलसीएम ले लूँ तो मैं एक अज्यूम वर्क मान सकता हूँ, अज्यूम्ड वर्क। ये दोस्तों टाइम, ये वर्क हो गया मेरा, तो मैं यहाँ से एफिशिएंसी भी निकाल सकता हूँ जैसे हमने अभी निकाली थी पिछले क्वेश्चन। तो ये दोस्तों इसका हो जाएगा आपका 360 एलसीएम। तो ये हो गया 9 चौक 36, 4 नम 36 और 12 चौक 36, 30। तो ये एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी मतलब वन डे वर्क आ गया, 4 यूनिट वर्क एक दिन में काम कर सकता है आमिन। बादशाह जो है 9 यूनिट वर्क कर सकता है एक दिन में, और शायद जो है 30 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, दे डिसाइडेड कि हर रोज एक आएगा और फिर वो काम करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इन्होंने नहीं बताया कि पहले दिन कौन स्टार्ट कर रहा है। तो हमें मानना पड़ेगा दोस्तों आमीन से ही स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि वो ही उन्होंने ऑर्डर दिया है। तो सबसे पहले दिन आमीन काम करेगा, फिर बादशाह काम करेगा, फिर शायज काम करेगा। तो ए बी सी इस तरह से चलेगा दोस्तों, यानी कि पहले दिन 4 यूनिट काम होगा, दूसरे दिन 9 यूनिट काम होगा, तीसरे दिन 30 यूनिट काम होगा। इसको टोटल करूँ तो मैं 43 यूनिट्स काम हो जाएगा टोटल 3 दिन के बाद। अगर 3 दिन के बाद 43 यूनिट्स काम हो जा रहा है दोस्तों, तो अगर हम काम करते रहे टोटल तो 360 यूनिट काम है हमारे पास। 360 अगर हमारे पास टोटल काम है, यानी कि 43/360 निकाल लूँ मैं, तो इसका क्वेश्चन कितना आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 8 या 24 की 4 हासिल लगी 2, 8 चौक 32 और 2 34, 344, यानी कि ये हो गया आपका 8 या 24 4 हासिल लगी 2, 8 चौक 32 और 2 34, यानी कि ये आपका 10 में 4 गए 6 बचे, और 6 में से 4 5 में 4 गए 1 बार, तो 16 रिमाइंडर आ गया आपका, और 8 क्वेश्चन आ गया। 8 क्वेश्चन का मतलब समझिए दोस्तों यहाँ पे, यानी कि 8 बार ये 43 वर्क हुआ है, यानी कि 8 बार कैसे हुआ होगा, 3 दिन में 43 वर्क होता है, और 8 बार ये काम हो चुका है इस तरह से। तो टोटल 24 डेज तो पास हो चुके दोस्तों। अब बचा 25th डे में 16 वर्क होना है, यानी कि ABC कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि अब बारी एक ही अमीन की बारी आएगी। तो अमीन कितना वर्क करेगा, अमीन काम करेगा 4 वर्क। अब 4 वर्क अमीन ने कंप्लीट कर लिया, तो फिर बादशाह आएगा, बादशाह 9 वर्क कंप्लीट करेगा, यानी कि 13 वर्क कंप्लीट हो चुका। 13 वर्क अगर कंप्लीट हो चुका तो बचा वर्क कितना है, 3 वर्क बचा है सिर्फ। तो 3 वर्क जो बचा हुआ है वो काम करेगा शैज, और शैज जो है 3 वर्क कितनी देर में कंप्लीट कर लेगा, पूरा दिन नहीं लगाएगा शैज। शैज की एफिशिएंसी है 30 यूनिट काम वो एक दिन में कर लेता है, तो 3 यूनिट काम करना है उसने, 3 यूनिट काम 3/30 दिन, यानी 1/10 दिन में वो काम कंप्लीट कर देगा। तो अब मैं बात करूं दोस्तों 8 दिन की, तो 8 दिन तो सबने लिए, 8 दिन सबने, 8 दिन इसने लिए, 8 दिन इसने काम करा, 8 दिन इसने काम करा, बट लास्ट में जो है एक दिन और अमीन ने काम करा, इसने बादशाह ने भी एक दिन और काम करा, और इसने 1/10 दिन और काम किया। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोस्तों आमीन ने कितना दिन काम किया, आमीन ने 9 दिन काम किया। बादशाह ने कितने दिन काम किया, बादशाह ने भी 9 दिन काम किया। और जो आपका शैज है, शैज ने कितना काम किया दोस्तों, 8 + 1/10, यानी कि मैं बोल सकता हूँ दोस्तों 81/10 दिन काम किया। सही बात। तो अब आपको पता लग गया कि इन्होंने इतना जो है इतने दिन काम कर लिया। सही बात है। अब मैं बात बताता हूँ आपको एक छोटी सी राज की। क्या राज की बात है दोस्तों, आपकी जो वेजेस हैं, वेजेस जो हैं आपके, वो किस रेशो में डिपेंड करते हैं। वेजेस जो है उनका रेशो होता है वर्क का रेशो, यानी कि जिस रेशो में वर्क होगा उसी रेशो में वेजेस होंगे। और वर्क क्या होता है दोस्तों, एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन। अब टाइम सबके अलग अलग है यहाँ पर, और एफिशिएंसी हमें पता है, तो हम वर्क के रेशो निकाल सकते हैं दोस्तों। सिमिलरली वेजेस के रेशो भी वही होंगे। तो हम यहाँ पर अगर सॉल्व करें थोड़ा सा दोस्तों, तो पहला जो है, मानिए कि आमीन का वर्क कितना हो जाएगा, अमीन काम कर देगा 36, 9 चौक 36 वर्क कर देगा। देन बात करें हम बादशाह की, तो 9 नम 81, 81 वर्क कंप्लीट करेगा बादशाह, एंड शैज कंप्लीट करेगा आपका 81/10 × 30, यानी कि 81 × 3 43 यूनिट्स वर्क। तो 243 ये करेगा, 81 ये करेगा, और 36 ये काम करेगा। तो अब हमें बताना है कि सब ने अलग अलग कितना रुपया गेन किया होगा। तो ये अगर उनके वर्क का रेशो है तो यही रेशो दोस्तों उनके वेजेस का भी होगा, वेजेस का रेशो भी यही होगा। टोटल वेज हमें 240 रुपये देने हैं उनको।
अगर हम इनको टोटल करें तो 243 प्लस 81 हो जाएगा आपका, ये होता है दोस्तों 3 की पावर 5 होता है 243 आपका, और ये होता है 3 की पावर 4, यानी कि हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल आपका 81 प्लस इंटू 4, 4 एकम 4, 4 अठे 32। हाँ तो दोस्तों ये हो गया आपका 324 प्लस 36, अगर हम और जोड़ देंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा आपका 360। तो 360 जो है आपका टोटल वेजेस है, बट 360 यूनिट्स की वैल्यू दी गई है हमें 240 के इक्वल। अगर 360 यूनिट की वैल्यू हमें 240 के इक्वल दी गई है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी दोस्तों 12×36 और 12×2 = 24, 2/3 रुपीज़ के इक्वल। तो 2/3 रुपीज़ के इक्वल है, तो वेजेस ए के कितने हो जाएंगे 2/3 इंटू 36। हमें यहाँ पे बस यही करना है, 2/3 इंटू 36 क्लियर कर लेते हैं, ये थोड़ा सा दोस्तों अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों 243 टोटल वेजेस का रेशियो ये है हमारे पास। तो अगर हम 36 प्लस 81 प्लस 243 करेंगे तो ये आता है हमारे पास 360 यूनिट्स। अब 360 यूनिट्स की वैल्यू हमें दी गई है दोस्तों 240 रुपीज़ एग्जैक्टली, तो उन्हें 240 मिले ना रिम्यूनरेशन में, पैसे उन्हें 240 रुपये मिले हैं। तो एक यूनिट का कितना मिला होगा उनको, एक यूनिट अगर कोई काम करता है दोस्तों तो उसको कितना पैसा मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा 240 अपॉन 360 यानी कि 2/3 रुपीज़। अब हमें बस यही बताना था दोस्तों आमीन, बादशाह और शाज को कितने कितने रुपए मिले। इसको 36 यूनिट्स का काम करा था इसने, 81 यूनिट्स काम करा था इसने, 243 यूनिट्स काम करा था। 36 यूनिट्स के लिए इसको मिलेंगे 2/3 इंटू 36, यानी कि आपका 2/3 के से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इसकी 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसकी भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। ये आ जाएगा आपका 24 रुपये, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 54 रुपये, और ये आ जाएगा दोस्तों आपका 3 × 24 81 81 दूनी 162 रुपये। तो 24, 54 और 162 रुपये, यानी ये ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको दोस्तों इफ March 5, 2012 वाज अ वेडनेसडे, व्हाट वाज द डे ऑन November 5, 2014। तो दोस्तों यहाँ पर यूपीएसआई वालों ने एक ये गलत क्वेश्चन है, मैं कहूँगा इसको गलत ही क्वेश्चन कहूँगा मैं, बट हो सकता है उन्होंने इसको ना भी इनकरेक्ट करा हो, बट आप कभी भी इस तरह से नहीं दे सकते दोस्तों। अगर November 5, 2014 के बारे में आप पूछ रहे हो तो उसकी एग्जैक्ट डेट आपको पूछनी पड़ेगी, आप गलत डेट नहीं दे सकते। यहाँ पर इन्होंने March 5, 2012 को वेडनेसडे नहीं था, उसके बावजूद भी इन्होंने ये चीज़ दी है। तो ये आपको, अगर ये हम मान लें कि ये वेडनेसडे है, रहा होगा वेडनेसडे, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं वो आपको बता देता हूँ। बाकी ये क्वेश्चन गलत है। November 5, 2014 को जो है इन्होंने आंसर दिया था, जो यूपीएसआई वालों ने दिया था ऑफिशियल आंसर की में फ्राइडे दिया था, वो मैं ला के भी दिखा दूंगा आपको कि किस तरह से लाना है, कॉन्सेप्ट में आपको बता दूंगा, बट क्वेश्चन गलत ही होगा क्योंकि November 5, 2014 को फ्राइडे नहीं था। तो अगर हम मान लें March 5, 2012 को वेडनेसडे था, तो दोस्तों आपको पता होगा कि हर एक ईयर में एक अगर ईयर है, अगर वो नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप है और लीप दो ही हो सकता है, तो उसमें 1 ऑड डे होता है, और लीप ईयर में क्या होता है 2 ऑड डेज होते हैं। नाउ हमें बोला गया 2012 आपको पता है दोस्तों 2012 किससे 4 से डिवाइड होता है, एक सेंचुरी ईयर ये नहीं है, यानी कि 4 से 12 डिवाइड होता है, यानी कि 2012 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से, तो यानी कि 2012 एक लीप ईयर है। बट आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा दोस्तों कि वो जो 1 ऑड डे एक्स्ट्रा आता है वो कहाँ से आता है, वो आता है फरवरी की वजह से, वो फरवरी की वजह से आपका 1 ऑड डे एक्स्ट्रा आता है। बट फरवरी ऑलरेडी पास हो चुकी, तो March 5, 2012 से लेकर March 5, 2013 तक सिर्फ एक ऑड डे होगा, और March 5, 2013 से लेकर March 5, 2014 तक अगेन एक ऑड डे होगा, यानी कि 1 ऑड डे प्लस 1 ऑड डे 2 ऑड डेज होंगे टोटल। अब 2 ऑड डेज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे के बाद अगर हम बात करें March 5, 2014 की, तो डेट हो जाएगी दोस्तों वेडनेसडे से 2 दिन बाद, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो डे हो जाएगा दोस्तों फ्राइडे। अब आपको एक मैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ये याद करने होंगे कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में जो है आपके कुछ मंथ्स जो होते हैं वो एकदम एग्जैक्टली रेप्लिका होते हैं एक दूसरे के, और मार्च और नवंबर सेम मंथ है। मार्च और नवंबर की अगर मैं बात करूं, मार्च और नवंबर की बात करूं, बीट अ लीप ईयर और अ नॉन लीप ईयर, दोनों ही केसेस में कैलेंडर्स जो हैं वो सेम होंगे इनके।
यानी कि अगर 1 मार्च की बात करूं तो 1 मार्च को जो डे रहा होगा वही 1 नवंबर को भी डे रहा होगा। यानी कि मार्च 5 को जो डे था वो नवंबर 5 2014 को भी सेम डे रहने वाला है दोस्तों, यानी कि फ्राइडे ही होगा। आप इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, सारे के सारे आप डेज निकालो, आपको 2 डे और डेज तो पता लग गए, मार्च 5 तक तो आपको पता लग गया कि फ्राइडे है। देन उसके बाद आप मार्च 5 से लेकर नवंबर 5 तक कितने दिन हैं वो टोटल निकाल लीजिए। वो टोटल जब आपके पास डेज आ जाएं उनको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास जो रिमाइंडर आएगा, यानी कि इस केस में तो 0 ही रिमाइंडर आएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा आपका तो उस हिसाब से आप डे को डिसाइड कर लीजिए दोस्तों। या तो आप उस तरह से कर लीजिए, वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बट आपको ये ट्रिक्स पता है अगर, तो आप बहुत ही स्पीड से कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया हमें इफ x अपॉन वाई प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू आर, देन आर कैन नॉट टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, सबको आपको इक्वल टू आर दिया गया है, तो हर एक फ्रैक्शन को आप इक्वल टू आर करके ही निकाल लीजिए। अगर मैं की बात करूँ, पहले टर्म की बात करूँ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू आर। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ जेड प्लस एक्स माइनस वाई इंटू आर। सिमिलरली जेड को लिख सकता हूँ मैं दोस्तों एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू आर। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है दोस्तों। अगर मैं तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं दोस्तों तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या होगा, ये माइनस में है, ये दोबारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनाएगा, तो ये वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है ये वाले एक्स प्लस वाई प्लस जेड से खत्म हो जाएगा, यानी कि बचेगा हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू आर। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ दोस्तों आर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया मेरे पास। अब आप बहुत लोग गलती ये करेंगे दोस्तों, इसको काट देंगे और आर इक्वल्स टू 1 लगा के यहाँ पे ऑप्शन बी लगा के आंसर मार्क करके आप बढ़ जाएंगे आगे, बट आप यही गलती कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली खेला है इन लोगों ने, और कैसे खेला है यूपीएसआई वालों ने। यूपीएसआई वालों ने किस तरह से खेला है दोस्तों आपके साथ, आर की वैल्यू 1 हो सकती है जब आर माइनस 1 0 हो, बट ये भी तो हो सकता है दोस्तों एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो। अगर ऐसा हुआ तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों माइनस जेड के इक्वल। एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर माइनस जेड के इक्वल है तो मैं दोस्तों लिख सकता हूँ यहाँ पर, अगर मैं ये वाली इक्वेशन कंसीडर कर लूँ, ये क्या लिखा है हमारे पास, जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू आर लिखा है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू माइनस जेड थी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ जेड अपॉन माइनस जेड इक्वल्स टू आर, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ से -1/2 भी आएगी, यानी कि आर 1 भी हो सकता है, आर -1/2 भी हो सकता है, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों इसको कैसे निकालते हैं हम, अगर आपके पास इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो आपके जो नेचर ऑफ रूट्स अगर आपको डिसाइड करने हैं तो आपको निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ पे हमने छोटे लेटर्स लिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू दोस्तों, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स होंगे, अगर इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे, अगर लेस देन 0 है दोस्तों तो इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। तो बस यही बताना है आपको, रियल एंड इमेजिनरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों, दोनों रूट्स रियल एंड इमेजिनरी इस तरह से नहीं हो सकते। आपके होंगे तो या तो इमेजिनरी होंगे या तो रियल एंड अनइक्वल होंगे या रियल इक्वल होंगे। तो अब आपका देखना है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन के लिए। बी स्क्वायर कितना है यहाँ पे 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 4ac मतलब 3 3 9 इंटू 4 9 चौक 36 माइनस 36, तो 25 माइनस 36 जो है आपका लेस देन 0 एक वैल्यू है दोस्तों। लेस देन 0 के केस में क्या बताया था मैंने आपको, इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, in a group of 65 people 40 people like only cricket and 10 people like both cricket and tennis, everyone in the group like at least one of the two games, how many people like only tennis। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगेन एक गलत क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर आप ओनली वर्ड हटा देते हैं तो ही इसका आंसर निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकलेगा। अब मैं बता देता हूँ कैसे। आपको सेट थ्योरी का एक फॉर्मूला याद होगा दोस्तों, बचपन में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। सेट थ्योरी का फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है आपका ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर मैं वेन डायग्राम्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ
तो ए यूनियन बी मतलब पूरा का पूरा टोटल जो है, टोटल एरिया ए यूनियन बी। अगर ए की बात करूँ तो सिर्फ ए इतना इतना, अगर मैं सिर्फ बी की बात करूँ तो बी में इतना इतना, ना कि ओनली वाला पार्ट सिर्फ ये होगा आपका दोस्तों, उसमें ये बीच वाला जो ये वाला एरिया है ये हट जाएगा। तो ओनली वाला केस नहीं कंसीडर कर सकते आप। ओनली वाले कंसीडर से भी मैं आपका आंसर निकाल के दूंगा कि कितना आंसर आ रहा है, बट अगर ओनली नहीं कंसीडर करते हैं तो आपका आंसर जो ऑप्शन में है वो आएगा। तो और बी जो है टोटल वो बी ए हो गया, और ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ये होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ये टोटल पूरा का पूरा जो है आपका दोस्तों ये ए यूनियन बी है, ये एक ए इंटरसेक्शन बी है। तो आपको बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकल जाएगा। ए यूनियन बी आपको 65 दिया गया था। ए अगर मैं सिर्फ ओनली हटा दूँ, ओनली में अगर हटा दूँ तो दोस्तों 40 हो जाएगा यहाँ पे ए की वैल्यू। बी की वैल्यू आपको निकालनी है माइनस ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया गया 10, तो हो जाएगा दोस्तों 10। यहाँ से वैल्यू निकल आएगी आपकी बी की वैल्यू 25 + 10 यानी कि 35, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। बट अगर मैं ओनली कंसीडर करता दोस्तों तो मैं वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करता हूँ। ओनली में मतलब 40 दिया है मेरे को, ये टोटल 40 लोग हैं, ये आपके सिर्फ इतने 40 लोग हैं, और टोटल दिए हैं आपको 65 लोग, और ये दिए हैं आपको 10 लोग। तो आपको पता लग गया दोस्तों ये 40 + 10 50 हो गए, इतना एरिया आपको 50 हो गया। अगर 50 में से मैं 65 में से 50 माइनस कर दूं मैं अगर, तो मेरे पास ये आ जाएगा यानी कि 15। तो ये वाला रीज़न जो ओनली टेनिस वाला है, ये है सिर्फ दोस्तों ओनली टेनिस वाला। ओनली टेनिस का रीज़न 15 हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल में करेक्ट आंसर 15 होना चाहिए था जो इन्होंने लैंग्वेज दी है, बट अगर 35 की बात करें तो ये पूछना चाहते होंगे ओनली हटा के। तो वो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीआई पे बेस्ड क्वेश्चन। इसमें दिया गया है आपको प्लीज रिफर टू द गिवन डायग्राम टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको एक सेक्टोरल आउटले दिया गया 1991 का और 1992 का। तो इसमें दिया गया है हर सेक्टर में कितना पैसा हर सेक्टर में खर्च किया गया। एग्रीकल्चर में 20% खर्च गया था 1991 में, इंडस्ट्रियल में 15%, मेडिसिन में 10%, एजुकेशन में 25%, रूरल डेवलपमेंट में 30%। सिमिलर वे में 1992 की बात करें तो 1992 में भी इस तरह से ही हुआ है दोस्तों। तो आपको ये दिया गया। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द टू सेक्टर्स हुज कंबाइंड एग्रीगेट एक्सीड्स 25% बट इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल एलोकेशन। टोटल एलोकेशन कितना होता है दोस्तों? 100%। इन द ईयर वेयर एलोकेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड अदर सेक्टर्स आर इक्वल। तो रूरल डेवलपमेंट और अदर सेक्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल कौन से सेक्टर में, कौन से सेक्टरल आउटले में है, 1991 में या 1992 में? ध्यान से देखेंगे तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा दोस्तों। रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे 50% दिया गया है। अगर 50% ये रूरल डेवलपमेंट दे देगा तो अदर सेक्टर के लिए कितना बचा दोस्तों? 50%। यानी कि बात किसकी कर रहा है? 1992 की। अब 1992 में अगर मैं बात करूँ तो 25% से ज़्यादा कब कौन कौन से उसमें हो सकता है? अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल में 25% है, तो 25% ज़्यादा नहीं हुआ। अगर मैं इंडस्ट्रियल और मेडिसिन की बात करूँ तो अगेन 25% है। मेडिसिन और एजुकेशन की बात करूँ तो अगेन 25% है। एग्रीकल्चर और मेडिसिन की बात करूँ तो मैं यहाँ पर 30% आता है दोस्तों। तो एग्रीकल्चर और मेडिसिन में 30% है और वो 50% से कम भी है। तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों एग्रीकल्चर और मेडिसिन कल जो था आपका सेक्टर, उनमें 30% का जो वो था वो 30% कंस्टिट्यूट कर रहे थे, और जो हमारी कंडीशन थी 25% से ज़्यादा और 50% से कम हो, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? प्लीज रेफर टू द गिवन डायग्राम टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और इसमें क्वेश्चन क्या है आपका? फॉर द सेक्टर विच रिकॉर्ड मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन एलोकेशन एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, द डिफरेंस बिटवीन द आउटले फॉर द 2 years इज। तो हिंदी में अगर आपको मैं बताऊं तो फॉर द सेक्टर्स, कौन सा सेक्टर है जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज हुई है, मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज हुई है एलोकेशन में एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर, और हमें बताना है उस ईयर में उस सेक्टर के लिए डिफरेंस कितना है आउटले 2 साल का। 2 सालों में मतलब उन दोनों सालों में उनका डिफरेंस एक्चुअल मॉनेटरी टर्म में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है दोस्तों? एग्रीकल्चर में डिक्रीज हो रहा है 1991 से 1992 में, तो ये हमारा एग्रीकल्चर हो जाता है, कट जाता है। अब इंडस्ट्रियल की बात करें तो इंडस्ट्रियल में भी डिक्रीज हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल को भी काट देते हैं। मेडिसिन में क्या है? मेडिसिन में इंक्रीज हो रहा है, पॉसिबिलिटी बनती है। एजुकेशन में बात करें तो एजुकेशन में डिक्रीज हो जा रहा है, तो अगेन नॉट पॉसिबल। रूरल डेवलपमेंट में 30% से 50% हो जा रहा है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनती है। भले ही यहाँ पर 2,50,000 और 2 लाख हो, तो आप पर फिर भी ध्यान से देख के बता सकते हैं कि यहाँ 15% और यहाँ 10% से 15% का इंक्रीज हुआ और यहाँ 30% से 50% का इंक्रीज हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि रूरल डेवलपमेंट जो था दोस्तों वो एक ऐसा सेक्टर था
जिसमें मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है, मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है एलोकेशन में। मैक्सिमम इंक्रीज अगर एलोकेशन में हुआ है दोस्तों, तो यानी कि अब आपको बताना है कि टोटल हुआ कितना है। तो यहाँ पर कितना हुआ था दोस्तों, यहाँ पर 30% था, 30% था, यानी कि 30% किसका था दोस्तों, 2 लाख का था। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर है दोस्तों 2,50,000 का, कितना परसेंट, 50%। तो मैं बोल सकता हूँ 50% 2,50,000 का कितना होगा दोस्तों, 1,25,000। और 30% 2 लाख का कितना होगा, 0.3 इंटू 2, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 60,000। तो आपको ये भी पता है, ये भी पता है, आपको डिफरेंस पूछा गया 1,25,000 में से 60,000 माइनस कर दीजिए, हो जाएगा दोस्तों आपका 65,000। तो 65,000 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, टोटल आउटले इन द 1992 ऑन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन टुगेदर। एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन टुगेदर, एग्रीकल्चर और मेडिसिन टुगेदर में टोटल 30% हुआ है, 30% ऑफ 2,50,000 was how much percentage more than total outlay in the year 1991 के टोटल आउटले से कितना परसेंटेज ज़्यादा है। तो मैं बोल सकता हूँ किस में, इंडस्ट्रियल और मेडिसिन पे। 1991 में कहा है इन्होंने इंडस्ट्रियल और मेडिसिन पे, तो इंडस्ट्रियल और मेडिसिन में कितना है दोस्तों, 25%। 25% किसका दोस्तों, 2 लाख का। तो ये हो गया दोस्तों 50,000 रुपीज़, और ये हो गया था आपका 0.3 इंटू 25 यानी कि 75,000 रुपीज़। अब आपको पूछा गया है कि 75,000 जो है आपका वो कितना ज़्यादा है 50,000 से। सिंपल यही पूछा है आपको पूछा गया कि 1992 में एग्रीकल्चर और मेडिसिन पे जो खर्चा हुआ था वो कितना परसेंटेज ज़्यादा था आपके 1991 के खर्चे के इंडस्ट्रियल और मेडिसिन पे जो हुआ था उससे। तो आप बोल सकते हो कि 25,000 ज़्यादा था, कितने पे दोस्तों, 50,000 पे। 100 पे कितना, 25,000, 50,000 का दोस्तों हाफ है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 50%। सो 50% यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों रुकना नहीं है आपको, जब में रहना है, पूरा पेपर जो है आपको बैठ के ऐसे निपटाना है स्पीड से। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन हम निपटाते चले जाएंगे दोस्तों स्पीड से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, 2 ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स एट 25 मील्स पर आवर एंड 30 माइल्स पर आवर। If the first train leaves an hour earlier than the second, how long will it take for the faster train to catch up with the slower train? तो अगेन रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है दोस्तों। तो हमेशा आपको मैं बोलूँगा कि जितना भी मैंने ध्यान दिया, कॉन्सेप्चुअली आप ठीक रहिए। आप ट्रिक्स पे जाने से पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूपीएसआई में आपके कॉन्सेप्ट्स आपका साथ देने वाले हैं, ट्रिक्स नहीं। तो दोस्तों क्या कहा गया, इसमें 2 ट्रेन्स हैं जो सेम डायरेक्शन में रन कर रही हैं, एक 25 माइल्स की स्पीड से, 25 माइल्स पर आवर की स्पीड से, और एक 30 माइल्स पर आवर की स्पीड से। अब कहा गया कि पहली ट्रेन जो है 1 घंटा पहले निकल गई। अब 1 घंटा पहले अगर पहली ट्रेन निकल जाएगी तो दोस्तों वो 25 माइल पर आवर की स्पीड से चलती थी, 1 घंटे में कितना चलेगी, 25 माइल चल लेगी। अब 25 माइल चल दी वो, यानी कि अब ये पहली वाली, इसको मान लेता हूँ मैं ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है। तो ए ट्रेन 25 माइल की दूरी पे आ गई, यानी कि मैं कहूँ अब 25 माइल की दूरी पे है बी ट्रेन से ए ट्रेन। अब बी ट्रेन की हमें पता है 30 माइल पर आवर की स्पीड है और इसकी 25 माइल पर आवर की स्पीड है। हमें जो है रिलेटिवली 25 माइल का डिस्टेंस कवर करना है, और रिलेटिव स्पीड से अगर हम कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने टाइम में हम उसको कवर करेंगे। रिलेटिव स्पीड हो जाएगी अगर दोनों आपकी अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो ऐड हो जाती है, और सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो सबट्रैक्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन में चल रही है तो 30 - 25 यानी कि 5 माइल्स पर आवर की स्पीड से जो फास्टर ट्रेन है वो कितना टाइम में कन्वर्ट कर लेगी डिस्टेंस। ये हो जाएगा आपका टाइम, हो जाएगा दोस्तों टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आपकी 5 यानी कि टोटल 5 आवर्स में। तो 5 आवर्स में जो है फास्टर ट्रेन जो है स्लोअर ट्रेन को पकड़ लेगी दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको फाइंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हुज बर्थडे falls on the last day of February in a leap year assuming the number of births each day is the same। तो घबराना नहीं है दोस्तों इस क्वेश्चन को देख के। आपको लगेगा कि यार ये क्या पूछ लिया है, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आपको पता है लीप ईयर में कितने दिन होते हैं दोस्तों, लीप ईयर में दिन होते हैं दोस्तों आपके 366। और इन्होंने कहा कि हर साल एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो इन्फेंट्स हैं वो बॉर्न हो रहे हैं, हर दिन जो है नंबर ऑफ चाइल्ड जो जन्म ले रहे हैं वो सेम है, यानी कि बर्थडे फॉल हो रहा है, यानी कि बर्थ जो है इस डे में वो सेम था। ये बोल दिया इन्होंने क्लियर हमें। तो
29 फरवरी की बात कही है इन्होंने लीप ईयर की लास्ट डे को, यानी कि एक दिन होगा वो, एक दिन 366 डे में आपका ये पूछा गया कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितनी बॉर्न हो जाएगी। लेट सपोज 100% पॉपुलेशन 366 दिन में बॉर्न होती है, तो एक दिन में कितनी हो जाएगी दोस्तों 1/366 इंटू 100। तो आपको दोस्तों पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो 1.06 करके है, 1.024 करके है, 2.74 करके है और 1.2732 करके है। तो आपको जस्ट जो है इसको अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करना होगा। अगर मैं अप्रॉक्सीमेट ही सॉल्व करूँ दोस्तों इसको, तो इसको मैं 366 की जगह दोस्तों 400 मान लेता हूँ, इंटू 100 मान लेता हूँ। ये हो जाएगा दोस्तों कितना, ये आ जाएगा आपका 0.25%। और ये सबसे क्लोज किसके है दोस्तों 0.27% के, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों मज़ा आ रहा होगा, आई होप आपको पूरा के पूरे क्वेश्चन सीरीज़ को लगाने में किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि पैटर्न क्या है यूपीएसआई का। तो दोस्तों चलो आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं, किस तरह से हम उनको भी हम चुटकियों में कर सकते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को उड़ाया। अब बोला गया एक मिल्कमैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% इफ इट एड्स 10% वाटर टू द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट। तो दोस्तों इन केसेस में आपको क्या कहा गया, अगर वो मैं कहूँ कि वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा था, प्रॉफिट 0% था उसका, बट वो ऐड करता 10% वाटर मिल्क की ओरिजिनल क्वांटिटी में, तो वो चीटिंग कर रहा है दोस्तों, और चीटिंग करने से उसको प्रॉफिट होगा। अगर वो 10% वाटर मिलाएगा प्योर मिल्क में तो उसको वो 10% का प्रॉफिट होगा, अगर वो 20% मिलाएगा तो 20% का प्रॉफिट होगा, 30% मिलाएगा तो 30% का प्रॉफिट होगा, यानी कि यहाँ से उसको 10% का प्रॉफिट होता है। बट सक्सेसिवली मतलब ये तो प्रॉफिट लेगा ही लेगा, वो इसके ऊपर वो 20% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि 20% का प्रॉफिट और एक्स्ट्रा ले रहा है वो। तो आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर सक्सेसिव प्रॉफिट्स का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है दोस्तों, अगर दो प्रॉफिट दिए आपको, वो होगा आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी कि हो जाएगा दोस्तों आपका 10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100, यानी कि 30 प्लस 2 यानी 32%। यही इसका सही आंसर भी है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ राइट प्रिज्म फॉर विच द एरिया ऑफ लेटरल सरफेस इज 143 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ बेस इज 13 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया यहाँ पर कि आपको ऑल्टीट्यूड हाइट बतानी है उस प्रिज्म की जिसका लेटरल सरफेस एरिया जो है 143 स्क्वायर सेंटीमीटर है और जिसका पेरीमीटर परिमाप जो है उसका 13 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होगा दोस्तों राइट प्रिज्म होता क्या है, राइट प्रिज्म जो है आपका वो क्या होता है। अगर उसका बोला गया हमें कि पेरीमीटर ऑफ द बेस, यहाँ पे आपको बता रहा होगा दोस्तों, पेरीमीटर ऑफ द बेस बोल दिया आपको और ये बता दिया। हाँ तो बेस आपका कुछ भी हो सकता है राइट प्रिज्म के लिए, ट्राइंगल भी हो सकता है आपका दोस्तों, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। प्रिज्म बनता कैसे है, प्रिज्म जो है बस इसी की आप ये जो बेस आप ले रहे हो उसी की लेयर्स बढ़ाते चले जाओ दोस्तों, और आपका जो है प्रिज्म बन जाएगा। सिमिलर वे में अगर हम इसकी बात करें, तो ये आपके राइट प्रिज्म्स के एग्जाम्पल हो गए दोस्तों। तो राइट प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जो लेटरल सरफेस होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट प्रिज्म इज इक्वल टू पेरीमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, अगेन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे और कुछ नहीं लगाना आपको यहाँ पे, पेरीमीटर इनटू ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऑल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। ऑल्टीट्यूड कितना आ जाएगा दोस्तों, ऑल्टीट्यूड आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया यानी 143 अपॉन पेरीमीटर यानी 13, ये आ जाएगा दोस्तों 11 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया हमें एन आर्चर कैन हिट द टारगेट एट एन सर्टेन एक्यूरेसी if the weather gets windy his accuracy reduced by 20%. If he can hit the target 196 times out of 350 shots when the weather is windy, what is his strike rate with 250 shots under normal conditions? तो दोस्तों ये पूछा गया आपको। अब मैं कहूँ इसके लिए कि एक्यूरेसी उसकी रिड्यूस कर दी जाती है 20% पे, इफ़ ही कैन हिट द टारगेट 196 टाइम्स आउट ऑफ 350 शॉट्स। पहला कंडीशन समझते हैं हम, विंडी कंडीशन थी, उसकी एफिशिएंसी 20% रिड्यूस हुई, यानी कि वो 80% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, यानी उसने 350 शॉट्स में से 196 शॉट्स लिए 80% एफिशिएंसी के साथ। अगर वो 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहा होता तो दोस्तों वो कितने शॉट्स लिए होते उसने, 196 अपॉन 0.8। बस यही समझने की बात है दोस्तों,
196/0.8, 80% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है तो वो 196 शॉट्स ले रहा है। 100% के साथ लेगा तो 100/80 यानी कि 0.8, तो 196/0.8 ये हो जाएगा आपका दोस्तों इंटू 10। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 8 दूनी 16 और ये हो गया आपका 36, 8 चौक 32 और ये हो गया आपका 8 पंजे 40। 245 शॉट्स ले चुका वो। अब 350 शॉट्स में से अगर वो 100% एक्यूरेसी के साथ, अपनी जो 100% एक्यूरेसी है उसके साथ जाता है तो उससे सिर्फ 245 शॉट्स लिए जाते हैं। अब हमें पूछा गया कि 250 शॉट्स अगर उसको दिए जाएं तो उनमें से वो अपनी 100% एक्यूरेसी के साथ, नॉर्मल एक्यूरेसी जो है उसकी, उस एक्यूरेसी के साथ जो है वो कितने शॉट्स लेगा? वो लेगा दोस्तों 245/350 इंटू 250। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो 7 पंजे 35, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7 21 और 7 पंजे 35, ये अगेन आपका 5 25 और ये हो जाएगा आपका दोस्तों 35 सत्ते वो 35 पंजे 175 शॉट्स। तो 175 शॉट्स लेगा वो। अगर 250 शॉट्स अगर नॉर्मल उससे लेता है तो वो 175 शॉट्स उसमें टारगेट पे हिट कर देगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन मिक्सर एलिगेशन से। क्वेश्चन क्या कहा गया आपको? सॉल्यूशन कंटेन्स विनेगर एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। What part of solution should be replaced with the water so that the new solution contains vinegar and water in equal quantities? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है आपको ध्यान से देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा गया आपको कि 5:3 जो है स्टार्टिंग में विनेगर और वाटर की क्वांटिटी थी। अब आप इसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल लेते हो, एक्स यूनिट्स आप इसमें से निकाल लेते हो, तो इसके रेशियो पे कुछ फर्क पड़ने वाला है? हाँ दोस्तों ध्यान से, अटेंशन, यहाँ पे प्रॉपर अटेंशन। ये कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ मैं, ट्रिक बताने वाला हूँ किस तरह से करना है, तो प्रॉपर सब के सब अटेंशन के साथ। हाँ तो दोस्तों 5:3 अगर मैं इसमें से एक्स यूनिट्स निकाल लूँ दोस्तों विनेगर और वाटर की, ये विनेगर है वाटर है, मतलब टोटल में इसमें से विनेगर वाटर का जो ये सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में से सिर्फ एक्स यूनिट्स निकाल लेता हूँ तो विनेगर और वाटर फिर भी उसी रेशियो में रहेंगे, यानी कि वो रेशियो होगा 5:3 का ही। बट अब मैं बात करता हूँ कि फाइनल जो सॉल्यूशन आया मेरे पास विनेगर वाटर का, उसमें विनेगर 1 है और वाटर भी 1:1 है। बट अब जो मैं क्या काम करने वाला हूँ, इसमें मैंने एक्स यूनिट्स अगेन वाटर ऐड किया होगा। एक्स यूनिट्स अगर मैं वाटर ऐड करता हूँ दोस्तों इसमें, तो तब जाके मेरे पास 1:1 का विनेगर और वाटर का सॉल्यूशन मिलता है। तो विनेगर तो मैंने ऐड नहीं किया दोस्तों, विनेगर ऐड नहीं किया है यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड किया है, यानी कि विनेगर की क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको इक्वल कर दूँ तो 5:5 रहनी चाहिए। यानी कि कितना यूनिट्स मैं ऐड कर रहा होगा यहाँ पर, यानी कि अगर मैं 3 में 2 यूनिट्स ऐड कर दूँ दोस्तों, यानी कि मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई यहाँ पर दोस्तों। 3 में अगर मैं 2 यूनिट्स ऐड कर दूंगा तो 5:5 की आपकी जो रेशो है यानी 1:1 यानी 5:5 विनेगर और वाटर सेम रेशो में आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आपने 2 यूनिट्स ऐड किया है तो दोस्तों आपने यहाँ पर भी 2 यूनिट्स ही निकाला भी होगा। टोटल यहाँ पर कितनी यूनिट्स हैं? 5 और 3, मैं यहाँ पे टोटल यूनिट्स मान रहा हूँ 5 हैं यहाँ पर और यहाँ पे 3, यानी टोटल 8 यूनिट्स हैं। यहाँ पर 8 यूनिट्स, अगर आप 8 यूनिट्स पे पहुँच रहे हो 2 यूनिट्स को निकालने के बाद, यानी कि आपने यहाँ से 2 यूनिट्स निकाली और आपको 8 यूनिट मिली, तो टोटल इनिशियली आपके पास कितनी यूनिट्स थी? आपके पास दोस्तों 10 यूनिट्स थी। आपने 2 यूनिट्स निकालनी है 10 यूनिट्स में से, और आपका जो है 1/5 पार्ट जो है आपने निकाला है आपको टोटल सॉल्यूशन 1:1 बनाने में। यहाँ पर दोस्तों बहुत लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। आप इसे एग्रीगेशन रूल लगा के सॉल्व करोगे, आप गलती कर दोगे वहाँ पर। आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए, आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको 2 यूनिट्स 8 में से नहीं निकाल रहे हैं आप। 2 यूनिट्स जो है 8 यूनिट वाले सॉल्यूशन में से नहीं निकाल रहे हैं आप, 10 यूनिट्स वाले सॉल्यूशन से निकाल रहे हैं। तो 2/8 करके 1/4 पे मार्क मत कर दीजिएगा आंसर इसका 1/5 होगा दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सॉल्यूशन किस तरह से करना है इन क्वेश्चंस को। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए सम ऑफ ₹312 was divided among a group of 100 students in such a way that each boy gets 3.60 and each girl gets 2.40 rupees. Find the number of girls. तो दोस्तों आपको बोला गया x मान लेते हैं हम लड़के हैं और y मान लेते हैं हम लड़के हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू 100 दी गई है आपको, और एक लड़के को मिलते हैं 3.6 रुपीज़, यानी कि 3.6x टोटल रुपये मिलेंगे बॉयज़ को, और 2.4 वाई जो है टोटल गर्ल्स को मिलेंगे, और टोटल रुपये कितने थे आपके? 312। बस ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं दोस्तों, आपको इनको सॉल्व करना है। अगर मैं पहली इक्वेशन को 3.6 से मल्टीप्लाई कर दूँ
और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर दूँ तो दोस्तों आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा 3.6y माइनस 2.4y, ये आ जाएगा आपका दोस्तों 6 में 4 गए 2 और 3 में से 2 गया 1.2y, ये आ जाएगा 3.6 इंटू 100 हो जाएगा आपका दोस्तों 360 में से 312 अगर मैं माइनस करता हूँ दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 48, y की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई 48 अपॉन 1.2, ये हो गया आपका 12 × 40। तो 40 जो है गर्ल्स थी यानी लड़कियां थी क्लास रूम के अंदर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 1 अपॉन 3 इंटू 4, इस तरह से सीरीज दी गई है आपको अप टू 1 अपॉन 49 इंटू 50। तो इसको सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं। 1 अपॉन 1 इंटू 2 को किस तरह से लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो दोस्तों 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, इसका एलसीएम लेके देख लीजिए आप 2 माइनस 1 1 अपॉन 2। सिमिलरली आप 1 अपॉन 2 इंटू 3 को भी इस तरह से ही लिख सकते हो दोस्तों 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, यानी कि हो गया 6, 3 माइनस 2 यानी 1 अपॉन 6 अगेन। तो दोस्तों अगर हम इस टाइप से पूरी की पूरी सीरीज को लिख दें तो सीरीज बन जाएगी हमारी 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, फिर अगेन 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 अप टू चलती रहेगी, और ये आ जाएगा दोस्तों 1 अपॉन 49 माइनस 1 अपॉन 50। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1/2 1/2 1/3 1/3 इस तरह से सारा कट जाएगा 1/49 तक, बस 1/50 अलग है क्योंकि और 1 अलग है, तो यही बचेगा हमारे पास। तो 1 माइनस 1 अपॉन 50 दैट विल बी इक्वल्स टू 49 अपॉन 50, यानी कि आपका इसको लिख सकते हैं आप 98 अपॉन 100 यानी 0.98। तो इस सीरीज का आंसर आ गया दोस्तों 0.98, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दोस्तों। तो ये भी देखते जाइए कि कितना वेटेज आ रहा है आपका क्वेश्चन से। टाइम एंड वर्क एक बहुत बार पूछा जा रहा है आपका, टाइम एंड डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड से बहुत बहुत ज़्यादा पूछा है, 3 क्वेश्चन आपको पूछ लिए गए। तो ये तो अभी पहला पेपर है दोस्तों, तो सारे पेपर्स की एनालिसिस करते चलेंगे साथ साथ हम कि किस पेपर में कितने क्वेश्चन आए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। श्रेया कंप्लीटेड अ वर्क इन 1 डे एंड 6 आवर्स व्हाइल श्रद्धा कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 days एंड 12 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। तो दोस्तों 1 डे 6 आवर्स ले रही है श्रेया। 1 डे 6 आवर्स को मैं टोटल आवर्स में कंप्लीट कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 डे में आपके 24 आवर्स होते हैं, 6 आवर्स और एक्स्ट्रा ले रही है यानी कि 30 आवर्स जो है कितना टाइम कौन लेती है दोस्तों, श्रेया। देन श्रद्धा की बात करें तो श्रद्धा जो है आपकी 2 days 12 आवर्स लेती है, यानी कि 2 days यानी कि आपका 24 दूनी 48 घंटे हो गए प्लस 12 घंटे, यानी कि वो ले रही है 60 आवर्स। अब आपको पूछा गया है दोस्तों कि टुगेदर वो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे पूरे के पूरे वर्क को। तो दोस्तों 30 आवर्स और 60 आवर्स ये टाइम है, तो हम लेट सपोज वर्क मान लेते हैं उनके एलसीएम को, एलसीएम हो जाएगा इनका 60, तो ये हमारा अज्यूम्ड वर्क हो गया। अब एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 30 दूनी 60, 60 एकम 60, तो एफिशिएंसी टोटल उनकी टुगेदर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, श्रेया की और श्रद्धा की, श्रेया और श्रद्धा की टुगेदर एफिशिएंसी हो जाएगी 2 + 1 3, यानी कि वो दोनों मिलके 3 यूनिट काम कर सकते हैं एक दिन में अगर वो 7 काम कर रहे हैं। तो 60 काम है टोटल, 3 यूनिट वो एक दिन में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 3 दूनी 6 और 20, तो 20 घंटे, दिन नहीं दोस्तों ये घंटे थे। हाँ तो उसके लिए बात समझिए बस आप उसकी, क्वेश्चन में घंटे दिए हैं, डेज दिए होते तो डेज भी इस तरह से निकल जाते दोस्तों। तो 20 आवर्स है, तो 20 आवर्स इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आ गया है आपका इस पूरे के पूरे सेक्शन का 40th क्वेश्चन, और सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आपका बेसिक जो है ना ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे, और कुछ नहीं करना आपको, इसमें एक डॉट लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आंसर मैं यही मार्क करूंगा। इसमें कहा गया कि मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 62। मॉड दोस्तों होता क्या है, मॉड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, मॉड होता है दोस्तों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का नंबर मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो अगर उन्होंने 62 बोला है कि 62 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो दोस्तों x है, आप मॉड से कुछ भी नहीं फाइंड आउट कर सकते, x की वैल्यू आप किसी तरह से भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इन वन केस की 62 ही एक्चुअली में सबसे ज़्यादा बार आया हो और x भी 62 ही हो, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं x 62 है। ऑप्शन बी आप सीधा आंसर लगाइए और अपना अगले सेक्शन पे बढ़ जाइए दोस्तों।
तो नेक्स्ट सेक्शन को भी लेकर आएंगे हम, रीजनिंग सेक्शन को भी, और बाकी सेक्शंस को की भी आपको वीडियोस मिलेंगी दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आप पहली बार नए जुड़े हैं हमारे साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब लोगों की वीडियो से पहले अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए दोस्तों साथ में। तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी हमारी सारी वीडियोस की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपना और तैयारी करते रहें दोस्तों, खुश रहें। बाय बाय।